Yes, let's start, guys. Come on. So, guys, let's start today. We are going to start IBC. सभी को मेरी ओर से प्रणाम. सभी को I hope. Are you there, guys? मेरी आवाज आ रही है? Okay, fine. Let's start now. Come on. So let's do it, guys. Come on. So very good afternoon, everyone. We are going to start IBC Insolvency and Bankruptcy Code 2016. दोस्तों, this is very important code, very important chapter from the examination point of view. आप सभी का इस शो में बहुत स्वागत है. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ खास. आज इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत जोर दिया जाएगा. कुछ सेक्शंस भी हम लोग करेंगे. आज का लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IBC. IBC, as you all know, very important from the examination point of view, which carries the weightage of around 10 to 12 marks in the examination, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू हो, सभी के लिए this chapter is going to be very important. So जितने लोगों ने मुझसे लॉ पढ़ाया आप सभी जानते हैं, this chapter was not included in your syllabus. क्षमा चाहता हूं कि मैं इसको अपलोड करने में लेट हो गया, बट मेरे घर में कुछ कोविड की वजह से there was some genuine problem. I couldn't conduct the lecture, but I'm very sorry, but I'm very sure that कि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझेगा. इसके बाद में आपको बहुत कुछ पढ़ने की इस चैप्टर से जरूरत नहीं पड़ेगी. So let's do it, guys. Come on. So everybody, let's start. Let's do it. Yeah. Let's start. I hope you all can hear me. Sound is not clear. ऐसा कुछ आ रहा है. Sound is not clear. अभी जरा देखिए आवाज मेरी ठीक आ रही है? प्रसाद? स्टूडेंट्स आवाज ठीक नहीं आ रही. 1 मिनट. इको हो रहा है. अभी ठीक है? आवाज गूंज रही है. प्रसाद, स्टूडेंट्स बोल रहे आवाज गूंज रही है. हाँ, ठीक करना उसको. वेट आई एम ट्राइंग टू डू इट. हाउ मेनी लेक्चर्स इन टोटल बताऊंगा. विल ट्राई टू फिनिश इन नेक्स्ट 3 days. आज कल और परसों में हम लोग कंप्लीट करेंगे. क्या अभी भी मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही आपको? आवाज ठीक है? अभी क्लियर है? जरा सब स्टूडेंट्स बताओ आवाज क्लियर है? आवाज इज नॉट क्लियर. वॉइस इज नॉट क्लियर. नॉट क्लियर बोल रहे स्टूडेंट्स अभी तक. हो गया सॉल्व. अभी देखो स्टूडेंट्स, आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा. माय टेक्निकल असिस्टेंट इज सेइंग इट इज डन. ऑडिबल. अब ओके है. ओके. नॉट क्लियर और नाउ क्लियर? नाउ क्लियर. रीसाउंड हो रहा है. अब ठीक है. क्लियर है सर. ऑडिबल. ओके फाइन. ओके यस, लेट्स कम ऑन. सो गाइस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आजकल के जमाने में जो चल रहा है ना, उसके लिए खास इस चैप्टर का होना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है. आप सभी जानते हैं कि आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है ना, उस माहौल में इस चैप्टर का होना बेहद जरूरी है. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू. आप कहेंगे चैप्टर में है क्या? इट्स अबाउट आप सभी जानते हो कि भारत का जो एनपी है वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है. अभी तक आवाज क्लियर नहीं है. डबल आवाज आ रही है. अभी भी बेकार आवाज आ रही है. तो सब देखना क्या हुआ है. हाँ, स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है. साउंड इज नॉट क्लियर. तेरी मोबाइल का आवाज इको आ रहा है क्या? हेलो, माइक चेक. ठीक करो आवाज को. क्या हुआ है? स्टूडेंट्स का बोलना है कि आवाज ठीक नहीं आ रही उनको. एक बार आवाज ठीक. यस श्योर प्लीज. डबल आवाज आ रही है बोल रहे. क्या चला रहा हूं?
नहीं है, नहीं, मेरी मेरे यहाँ पे कोई आवाज नहीं चल रही है। आवाज ठीक है अभी? डियर ऑल स्टूडेंट्स, मेरी आवाज क्या अब ठीक है? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, एवरीथिंग्स फाइन। क्या है यार, कुछ कर भाई, ये तो नो क्लियर है, बेटर देन बिफोर है। अरे यार तुम लोग, आधे लोग कह रहे हैं कि आवाज ठीक नहीं है, आधे लोग कह रहे हैं कि आवाज ठीक है। मुझे क्या समझना चाहिए? स्पीकर फटे, ऐसी आवाज आ रही है, ऐसा बोल रहे बच्चे। हाँ, क्या करूंगा अभी? हाँ, 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 किधर है? अभी देखो, अभी अभी ठीक है? इसको लगा देना। हेलो, ऑल गुड, ओके, अब शायद से सब क्लियर है। थैंक यू सो मच सर, आई थिंक ओके, ओके, सॉरी यार। हाँ, लेट्स डू इट गाइस, कम ऑन। So this chapter is very important. What I was talking about this chapter is very important because आजकल एनपीए बहुत बढ़ रहा है। एनपीए का लॉन्ग फॉर्म आप सभी को पता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है बैंक के, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस तरह से लोगों की जो डुबाने की आदत है, बैंक को पैसा न देना, क्रेडिटर्स को पैसा न देना, ये आजकल के लोगों की फितरत बन चुकी है। और इस फितरत को रोकने के लिए अब हमारे पास में आ चुका है आईबीसी। दोस्तों, लोगों का पैसे न देना एक बैंकर्स के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट है, क्रेडिटर्स के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और इस तरह से आजकल के जो बैंकर्स है और जो क्रेडिटर्स है, अगर पैसे ही नहीं देंगे तो धंधे चलेंगे कैसे? आजकल हर कोई इंसान जब कोई बैंक में जाता है, पैसे मांगने की कोशिश करता है, बैंक वाले सोचते हैं ये नीरव मोदी आ गए, बैंक वाले सोचते हैं ये विजय माल्या आ गया है। तो हर कोई इंसान के प्रति देखने का जो रवैया है बैंक वालों का और क्रेडिटर का, वो पूरी तरह से बदल चुका है। बिकॉज हालात भी बदले हैं। आप सभी जानते हैं कोविड के इस हालात में कई लोगों के धंधे बर्बाद हुए, और धंधे बर्बाद हुए साथ साथ में कई बैंक्स भी बर्बाद हो रही है। ऐसे समय पे ऐसे ही बोरोवर से पैसे वसूल करने के लिए हमारे पास कोई एक्ट होना जरूरी है, हमारे पास में कोई लॉ, कोई सिस्टम होना जरूरी है, थ्रू विच बैंक्स, थ्रू विच द लेंडर्स वुड बी एबल टू रिकवर देयर फंड्स, एंड वी हैव गॉट IBC. So we have got the IBC to recover all this. So that's why the IBC has become very famous nowadays. वैसे ये जो वैसे ये जो चीजें हैं, वैसे इसकी जो सिस्टम है, वैसे अगर हम लोग शुरुआत करेंगे, पैसे रिकवर करवाने के लिए बहुत सारे तरीके थे। 1985 में दे हैव इंट्रोड्यूस सिका, 1993 में दे हैव इंट्रोड्यूस DRT, then in 2002 they have introduced SARFAESE, and 2016 they have introduced IBC. कहीं ना कहीं जो पहले जो एक्ट्स रहे हैं उनमें कुछ खामियां रही है, और उस खामियों के चलते चलते इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसको एक्ट करना गलत होगा, इसको हम लोग कोड कहते हैं, और कोड इज नथिंग बट द समेशन ऑफ एक्ट्स। कोड इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्ट। इसको एक्ट कहना गलत होगा, ये कोड है जो समेशन ऑफ एक्ट्स है।
पिछले जितने भी एक्ट्स हुआ करते थे उन सारे एक्ट्स में जो बाधाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको ओवरकम कराने के वास्ते दिस इज इंट्रोड्यूस्ड. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके ओके, आई थिंक सब कुछ समझ, ओके सब कुछ सही चल रहा है. ओके फाइन. नाउ तो अभी आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों. आजकल क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग बैंक के पैसे डुबाते हैं? उसमें अगर हम लोग विजय माल्या जैसे लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, 9,000 करोड़ से ज्यादा लेकर लोग डूब जाते हैं और जिनके दिमाग में कोई खौफ भी नहीं है. नीरव मोदी जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग पैसे डुबाते हैं, इंडिया छोड़कर चले जाते हैं. और ऐसे समय पे अगर हमारे पास में कोई एक्ट नहीं है तो बैंक अपने आप को बेबस फील करती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मोदी जी हमेशा, जब 2014 का चुनाव हुआ और मोदी जी जब जीत गए है, तो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, भाई और बहनों, हम भारत को बहुत आगे ले जाएंगे, हम भारत में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट देंगे, भारत को विकास करेंगे, भारत को इतना आगे ले जाएंगे, भारत में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे, डिजिटल इंडिया करेंगे, मेक इन इंडिया करेंगे. पीछे से जेटली जी कहने लगे, साहब अपने आप को संभालिए, इतने बड़े बड़े कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं कि आप जानते हैं. बोले 1 मिनट, मैं भाषण दे रहा हूं, लेट मी टॉक, डोंट ट्रबल. जब पूरा भाषण खत्म हुआ उसके बाद में मोदी जी जेटली जी से पूछते हैं, जब मैं भाषण दे रहा हूं, जब मैं लोगों को कमिट कर रहा हूं, तो मुझे रोकते क्यों हो? उस समय भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जेटली जी हुआ करते थे. जेटली जी ने कहा, ये सब काम करने के लिए सबसे पहली बात जब आप करते हो, मेक इन इंडिया की बात करते हो, डिजिटल इंडिया की बात करते हो, इसके लिए लोगों को बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए. और पैसा कौन देती है इंडिया में? बैंक्स देती है. बैंक ये इंडिया के अर्थव्यवस्था का बैकबोन है. और अगर ऐसी बैंक जो अपने डूबते हुए पैसे अगर खुद वसूल ना कर पाए तो कैसे लोगों को पैसे देगी? And if people are not able to get funds, how they would be able to start business? अगर आपको लोगों को कमिट करना है और अगर आपको लोगों की प्रोग्रेस करना है, भारत का विकास करना है, नए नए बिजनेस स्टार्ट करना है, मेक इन इंडिया करना है, तो बैंक को पैसे देने की जरूरत है. और बैंक तब तक लोगों को पैसे नहीं देगी जब तक उनके लिए, उनके फेवर में कोई कानून बनाए. इसलिए जरूरत आ चुकी है कोई ऐसा सख्त कानून बने जहां पे बैंक वुड बी एबल टू रिकवर देयर फंड्स ऑन देयर ओन. आज जब तक 2016 तक आईबीसी नहीं था भाई और बहनों, इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर बैंक्स टू रिकवर देयर फंड्स. इसलिए बैंक वालों को और जितने भी क्रेडिटर्स है उन सबको बुलंद करना जरूरी है. जब ये लोग को अपने आप में सिक्योरिटी मिलेगी, ये लोग जनता में पैसा बांटना चालू करेंगे, लोग नए नए धंधे चालू करेंगे, और नए धंधे चालू होंगे साहब, हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को नौकरियां मिलेगी और भारत का विकास होगा. तो इसीलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिर ऐसा पहले क्या हुआ था? सबसे पहले जितने भी एक्ट बने, अगर मैं 1985 की बात करूं, सीका वॉज इंट्रोड्यूस. सीका अपने आप में एक फेल था भाई और बहनों. सीका क्यों फेल था? सीका वॉज इंट्रोड्यूस्ड उनके लिए जो कंपनी सिक हो जाती है, उनसे हम लोग पैसे कैसे रिकवर करें, इसके लिए सीका वॉज इंट्रोड्यूस. आप समझने की कोशिश करें मैं क्या बोल रहा हूं. 1985 में सीका वॉज इंट्रोड्यूस टू रिकवर फंड फ्रॉम द सिक कंपनी. यानी हम लोग राह देखते थे कि कब वो कंपनी सिक होगी और कब मैं इस एक्ट का इस्तेमाल करूंगा. यानी कि किसी को बचाना है ना, तो उसको लेवल 1 पे नहीं बचाए. किसको कैंसर हुआ है, लेवल 1 पे नहीं बचाएंगे, लेवल 2 पे नहीं बचाएंगे, लेवल 3 पे नहीं बचाएंगे. जब लेवल 4 अंतिम समय आएगा तब सीका वॉज यूज्ड टू रिकवर द फंड्स. यानी कि आज मेरे किसी कंपनी के पास पैसे और कंपनी अच्छी चल रही है, फिर मैं पैसे रिकवर नहीं कर पाऊंगा बाय यूजिंग सीका. जब वो कंपनी सिक हो जाएगी तब मैं सीका को यूज करके उस कंपनी से पैसा वसूल करूंगा. भाई और बहनों, एक्ट के अस्तित्व पर ही सवाल है. दूसरी बात करेंगे, डीआरटी वॉज इंट्रोड्यूस. भारत में एनपीए बढ़ने लगे, डेट्स बढ़ने लगे, बैड डेट्स बढ़ने लगे. इसके चलते 1993 में डीआरटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. अगेन इट वॉज अ बिग फेलियर. आप कहेंगे साहब हुआ क्या है? प्रॉब्लम यह था,
मुझे बता पैसे दिए किसने? बैंक्स ने और क्रेडिटर्स ने. सो डोंट यू थिंक दे शुड हैव अ चांस टू रिकवर देयर फंड्स ऑन देयर ओन? बट ऐसा नहीं था. फंड्स बैंक दे रही थी, और अगर बैंक का पैसा डूब जाए तो बैंक वॉज नॉट इन पोजिशन टू रिकवर फंड्स ऑफ देयर ओन. ही यूज्ड टू गो टू डीआरटी, वापस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. यानी कि पैसे दे रही है बैंक, पर बैंक अपने आप को फील करती थी लाचार. ऐसे लाचारी में पैसा कैसे करे साहब, वसूल कैसे करे? अगर बैंक ने पैसे दिए तो बैंक को हक होना चाहिए कि वह अपने पैसों को खुद वसूल कर सके. पैसा नहीं था. वापस कोर्ट, आप सभी जानते हैं भारत का जुडिशियल सिस्टम कितना ज्यादा वाहियात है. इट टेक्स एनी नंबर ऑफ इयर्स टू रिकवर योर ओन फंड्स. अपने ही पैसे लोग भीख मांगते हैं. डीआरटी के फेलियर के बाद जेटली जी ने साल 2002 में जेटली जी ने साल 2002 में आवाज आ रही है सभी को? आवाज गूंज रही है, वॉइस का प्रॉब्लम है, आवाज का स्टिल प्रॉब्लम है. सबको सुनाई दे रहा है? एक बार जरा रिप्लाई करिएगा. कुछ लोगों ने आवाज का इशू किया है. सब ठीक है? आवाज ठीक है? ठीक है, बोलो. हाँ ठीक है, कर दिया. चलो ओके. सो गाइस लेट्स स्टार्ट. तो रिवीजन वीडियोस के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है, वो मैं बाद में बताऊंगा. एज ऑफ नाउ इतना ही आपको समझना है. जो नवंबर 20 के लिए जो वीडियो रिवीजन का अपलोडेड था, वो मई 21 के लिए एज इट इज एप्लीकेबल है. कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं है. कुछ चेंजेस होंगे तो मैं बता दूंगा. अभी यहां पे फोकस करें, बाकी वो सारी बातें नहीं करते. फिर 1993 के बीआरटी के फेलियर के बाद में they have introduced SURFACE, and the SURFACE was introduced in year 2002. हमारे जेटली साहब ने यह कहा कि डीआरटी होने के बावजूद भी भारत के एनपी और भारत के बैड डेट्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उसके चलते SURFACE was introduced, और SURFACE ने काफी हद तक कामयाबी हासिल करी थी. Sir, what was the change between, what was the difference between DRT and SURFACE? SURFACE में पहली बार creditor was allowed to recover their funds on their own. DRT में आपको आपके पैसे कोर्ट के द्वारा वसूलने की जरूरत थी. आप सभी जानते हैं हमारे सिलेबस में SURFACE भी है, और SURFACE has allowed creditors to recover their funds on their own. They were not required to go to the court of law for recovery. पर दोस्तों SURFACE के बाद भी भारत में एमपी का थमने का नाम नहीं. SURFACE के दुनिया में ही नीरव मोदी आए. SURFACE के दुनिया में वीडियोकॉन जैसे कांड हुए. SURFACE के दुनिया में भाई और बहनों विजय माल्या जैसे लोग आए. इसका मतलब SURFACE was a big failure. इसलिए there was a necessity of introducing something which is आउटस्टैंडिंग. 2014 में चुनाव लड़ने के बाद में मोदी जी ने जब भारत के विकास की बातें की, जेटली जी ने कहा अगर भारत के ये सपनों को बुलंद करना है, इनको अचीव करना है, कामयाब करना है, तो हमें एक अच्छे कानून की जरूरत है. एंड दैट्स व्हाई दे हैव इंट्रोड्यूस्ड आईबीसी, जहां पे इतनी सारी चीजें चेंज करे गई, इतनी सारी. मैं कहता हूं इन सबसे अच्छा, आज की तारीख में कोई पैसा जब डूब जाता है ना, तो सबसे अच्छी कोई चीज है वो है आईबीसी.
आजकल आईबीसी सुर्खियों में है। आईबीसी का नाम हर जगह पे छाया हुआ है, हर जगह पे लोग आईबीसी की बातें करते। जब भी कोई इंसान किसी का पैसा नहीं देता तो क्रेडिटर यही बोलता है, अगर तू पैसे नहीं देगा ना आईबीसी में केस ठोक दूंगा। मैं अगर क्रेडिटर हूं और सपोज मैंने आपको व्हाइट में पैसा दिया हुआ है, ब्लैक के पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैंने आपको व्हाइट पैसा दिया है और अगर आपने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट ठोक दूंगा, मैं आईबीसी में चला जाऊंगा। यानी कि आप मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। हे एनसीएलटी, देख इस इंसान ने मेरे पैसे नहीं दे, बोल इसका पैसा मुझे मिलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत मजा है। आईबीसी ने इस सारे के सारे जो प्रीवियस एक्ट्स हुआ करते थे उनके प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया। क्रेडिटर्स को अब भरोसा हो गया है भारत में कि अपने पैसे अब डूबेंगे नहीं। आपको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग, ऐसा स्ट्रिंजेंट कानून भारत में आ चुका है जिसकी वजह से पीपल वुड बी एबल टू रिकवर देयर फंड्स। ये कानून से बैंक वालों के लिए नहीं बना। अगर आपको लग रहा है कानून से बैंक वालों के लिए बना है तो आपकी गलतफहमी, आप जैसे लोग भी किसी को भी लोन दे दें और अगर वो पैसे ना दे आपके तो आप जा सकते हो आईबीसी में। सर क्या करना होगा उसके लिए? बहुत सारे आजकल, मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड इज आल्सो आईबीसी लॉयर, ऐसे लॉयर को ढूंढना होगा, ही विल हेल्प यू टू रिकवर। बहुत सारे लोग आज के अभी रिसेंट एक केस देखा मैंने, बहुत सारे लोगों ने एक बिल्डर को पैसे दिए थे फ्लैट बनाने के वास्ते, पर बिल्डर ने जब पैसे देने के बावजूद भी फ्लैट नहीं बना के दिए। सारे के सारे लोगों ने आईबीसी में क्या कर दिया? आईबीसी ने स्यू कर दिया। एंड दिस इज हाउ द पीपल हु हैज बॉट द फ्लैट दे वर एबल टू रिकवर द फंड्स फ्रॉम द बिल्डर। इसीलिए आज के बाद में पैसे किसी के डुबाने से पहले 10 बार सोचने की जरूरत है। आया रे आया, आईबीसी आया, वेरी स्ट्रॉन्ग चर्चे है इसके। और दोस्तों मैं आपको कुछ खास चीजें बताता हूं। लेट्स डू इट गाइस। ओके, ओके, लेट्स डू इट गाइस, कम ऑन। सो अभी हम आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ एक प्रैक्टिकल इंसाइट्स इन सब चीजों से मिले। सबसे पहले जरा देखिए, ये केस आपके सामने है। आई होप इसको देखने के बाद में आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। आइए देखते हैं। आपके सामने बहुत सारे मेरे पास वीडियोस है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको प्रैक्टिकल बहुत सारा नॉलेज मिलेगा एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। चलो एक बार वीडियो कॉन से शुरुआत करते हैं। क्या हुआ था इसमें जरा चेक करेगा। नो साउंड। अभी ये कौन सी प्रॉब्लम है यार? आज शायद से बहुत प्रॉब्लम वाला दिन है। प्रॉब्लम है यार, आज शायद से बहुत प्रॉब्लम वाला दिन है। आपके सामने बहुत सारे आवाज नहीं आ रही। आवाज मतलब जो वीडियो प्ले करा उसकी हम्म, हाँ। हाँ, आपका माइक म्यूट कर दो।
The Mumbai bench of the National Company Law Tribunal admitted Videocon Industries under the Insolvency and Bankruptcy Code earlier on Wednesday. Now remember that this case was originally filed by State Bank of India at the NCLT back in December 2017, but the case has been facing multiple delays. Videocon Industries form was listed in a list of 29 stressed corporate accounts, which the Reserve Bank of India had listed as part of the second NCLT account list, which was sent to bankers in August 2017. Bankers had been given 6 months to resolve all of these cases outside of the NCLT, failing which by December 2017 these cases should have gone into the NCLT and gotten admitted and been resolved there. But now finally Videocon has been admitted, and Anuj Jain from KPMG has been appointed as the interim resolution professional in the company. Remember, Videocon Industries has also been under stress for a very long time. Since 2016, bankers have been meeting under the Joint Lender Forum network to try and resolve the stresses within Videocon Industries. However, efforts there have not really resulted in anything material. In fact, Videocon Industries had tried to sell some of its assets, monetize them, and then repay the lenders, but even that did not lead to any serious results. Eventually now, the company has gone into the insolvency and bankruptcy process. Still, it remains to be seen whether the promoter will come in and try and object against this decision by the NCLT, and whether this case actually goes through the whole insolvency process and gets resolved. तो ऐसा है दोस्तों कि वीडियोकॉन के खिलाफ जो केस चल रहा है उसमें पूरे 20,000 करोड़ का जो पैसा है वीडियोकॉन इस कंपनी ने नहीं दिया एसबीआई को। अब इतने सारे पैसे जब नहीं दिए जाते ना, तो बैंक के पास कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि दे शुड बी एबल टू वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज जो कि एक समय बहुत बड़ी कंपनी लोग जाते हैं वो एनसीएलटी के बैंकरप्ट पास हो रही है और विद द हेल्प ऑफ और दिस जल्दी उसकी एनसीएलटी दे आर इंसॉल्वेंसी एबल टू प्रोसेस शुरू होने जा रही है। आरबीआई ने पिछले साल अगस्त में आईबीसी वाला कॉन्सेप्ट है, ये आईबीसी वाला कॉन्सेप्ट जिन्होंने अपना लोन नहीं बहुत आज का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आरबीआई टू अंडरस्टैंड जिन ये बैंक चैप्टर से और उन ये कंपनीज को एक्ट लोन आया दिया क्यों था, है। उन्हें उन कंपनीज इससे के पहले साथ लोन का ये ये मामला व्हाट 6 महीने के अंदर सॉल्व हम करने के सभी लिए को ये कहा जानना था। जरूरी है। और अगर बैंक्स और कंपनीज मिलकर 6 महीनों के अंदर इस पर कोई सोल्यूशन नहीं निकालती है तो कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर आपके बोलने के बीच में आ रहा हूँ। अभी ठीक है, हाँ बंद कर देना वीडियो पे। हाँ कर दिया। ओके, आप सभी लोग यहां पे देखेंगे स्क्रीन के ऊपर आखिर इस कोड को लाया क्यों गया, व्हाई दिस कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड। यहां पे आप अगर देखेंगे एक बात आपको समझ में आ रही होगी, इंडिया में धंधे चालू करना आसान है पर बंद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि एक बार अगर इंसान ने बिजनेस चालू कर दिया ना, वो चाह कर भी मर नहीं सकता। द प्रॉब्लम इज इंडिया में लिक्विडेशन प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। सपोज आपका जैसा कोई इंसान और मेरे जैसा इंसान, कोई अगर इंसान बिजनेस चालू कर दी उम्र के 25 साल में सीए करने के बाद में, और यदि वो गलती से वो बिजनेस नहीं चला, नाउ ही वांट्स टू लिक्विड, ही वांट्स टू स्टॉप डूइंग द बिजनेस, बट ही कैन नॉट डू इट बिकॉज द प्रॉब्लम इज लिक्विडेशन करना भारत में इतना आसानी नहीं है। इट टेक्स इयर्स टू लिक्विडेट योर बिजनेस। कि कोई भी इंसान जब अपना बिजनेस चालू करता है वो बहुत सारे लोगों से पैसे डेट लेकर, बैंक से पैसे लेकर वो बिजनेस चलाता है। जब किसी वजह से उसका बिजनेस ना चले ना, अब उसकी चाहत है कि वो बिजनेस को बंद करे, बट ही विल नॉट बी एबल टू डू इट सो इजीली। इसलिए दोस्तों आईबीसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से अब बिजनेस को बंद करना, लिक्विडेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। Earlier it was very difficult for winding up जैसे चैप्टर में जाकर आपको अगर बिजनेस को बंद करना है, it takes really lot of time. And with the help of this chapter, सर इस चैप्टर में आखिर वो है क्या चीज है, एक बार आइए हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए, इसके बाद में आपके सामने ये जरा देखिए रिपोर्ट कार्ड हम लोग देखते हैं आपके सामने। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। यहां पे जरा इस वीडियो को देखते हैं, क्या लिखा है आप ध्यान से देखेंगे। इस 4 करोड़ से कुछ ज्यादा की रकम है, और रकम को अगर भारतीय रुपए के एक एक अंश से समझें तो यह 1 खरब 21 अरब 54 करोड़ 21 लाख रुपए है। और यह सिर्फ देश के 4 बैंकों का घाटा है, जिसकी वजह वही बैड लोन है जिसे रईसों को बैंक देती है और रईस लौटाते नहीं। और सरकार को लगता है कि लोन से माफी नहीं दी गई तो इकोनॉमी ही डावाडोल हो जाएगी। और जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो यह भी सामने आया, सत्ता इशारा करती है और कुछ करप्ट बैंक अधिकारी बैड लोन के खेल में फंस जाते हैं।
तो इस सिलसिले को भी समझे। मार्च के आखिरी क्वार्टर में जिन 4 बैंकों के घाटे सामने आए उसमें कैनरा बैंक के 4,860 करोड़, इलाहाबाद बैंक के 3,509 करोड़, यूके बैंक के 2,134.36 करोड़ और ओरिएंट बैंक के 1,650.22 करोड़। यानी एनपीए बढ़ रहा है, लोन का पैसा राइट ऑफ किया जा रहा है। तो सवाल 2 है, क्या बैंकिंग प्रणाली फेल हो रही है या फिर क्या बैंकिंग प्रणाली को फेल किया जा रहा है? फेल होने का मतलब है बैंकों में भ्रष्टाचार, और इसका एक आंकड़ा सरकार ने ही संसद में दिया कि फिलहाल सीबीआई 44 बैंकों के 292 केसों की जांच कर रही है और इसी फहरिस्त में सीबीआई ने इसी बरस 1000 से ज्यादा छापे मारे। 19 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के खेल को पकड़ने के लिए मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक में छापा मारा गया। तो 23 मार्च को यूबीआई को चूना लगाने वाले गुजरात डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के दफ्तरों में छापे मारे गए और 15 अप्रैल को यूको बैंक के पूर्व सीएमडी के घर पर छापे मारे गए। और नई ताजा तरीन स्थिति तो यह है कि पीएनबी घोटाले के मद्देनजर इलाहाबाद बैंक के पूर्व सीईओ के खिलाफ भी सीबीआई ने कार्रवाई की है। तो पहला सवाल बैंक अधिकारियों के मिलीभगत के खेल का उभरता है, चाहे वो एनपीए हो या मनी लॉन्ड्रिंग या फिर हवाला। और दूसरा सवाल जो सीबीआई जांच के दौरान उभरा वो सत्ताधारियों के इशारे पर कॉर्पोरेट उद्यमियों को बैंक से लोन दिया जाना। यानी बैंक अधिकारी ना भी चाहे तो भी उसे लोन देना पड़ता है, और मनमोहन सिंह के चाहे तो भी उसे लोन देना पड़ता है। और मनमोहन सिंह के दौर से मोदी के दौर में एनपीए की राशि सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से 2.25 लाख करोड़ से 9 लाख करोड़ पार नहीं कर गई, बल्कि लोन देने का सिलसिला कैसे जारी रहा यह नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के केस में भी नजर आया। तो सवाल 3 है। पहला, देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका सबसे ओके So, दोस्तों इस न्यूज को देखने के बाद में एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि बैंक हो रही बर्बाद। आप समझने की कोशिश करिएगा, जब आईबीसी को इंट्रोड्यूस किया था ना, देयर वाज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। वी वांटेड टू गिव स्ट्रेंथ टू इंडियन बैंक्स एंड स्पेशली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अगर बर्बाद हो जाएंगे ना दोस्तों, तो भारत का बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था जो हिल जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं, वी वांट टू गिव स्ट्रेंथ टू ऑल दिस बैंक्स एंड दैट्स व्हाई आईबीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। साथ साथ में मैं आपको आज माननीय सम्मानीय जेटली जी से मुलाकात करवाऊंगा। When IBC was introduced in 2016, जेटली जी was there. जेटली, अगर इस चीज को आप देखिएगा, IBC 16 जेटली जी, संसद भवन, और जरा यहां पे ध्यान देने की पूरी कोशिश करना। एंड दिस वाज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप ये देखेंगे तो ये भी कुछ खास चीजें आपके सामने। संसद में आईबीसी के ऊपर बहुत सारे अमेंडमेंट्स करवाए थे एंड इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाई द अमेंडमेंट वाज रिक्वायर्ड। एक छोटा सा अमेंडमेंट जो मैं बोलना चाहूंगा, पहले ये जो अमेंडमेंट जो बात करी सीतारामन जी, उसके बारे में बात करूंगा। आईबीसी में इट वाज रिटन अर्लियर, अगर कोई इंसान आपके अगर 1 लाख रुपए ना देना, 1 लाख रुपए केवल अगर ना दे, तो 1 लाख रुपए अगर ना देंगे तो आप उसी समय उसके खिलाफ एनसीएलटी में जाकर, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर आप कॉर्पोरेट के खिलाफ जाना चाहते हो तो आपको एनसीएलटी के अंदर जाना होता है। और आप इंडिविजुअल इंसान अगर आपके पैसे डुबाते तो आपको जाना होता है डीआरटी के पास में, केवल 1 लाख रुपए। बट जब से कोविड लगा है, ये लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया। बिकॉज 1 लाख रुपए डुबाना उस समय बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था। अगर जब तक कोई इंसान 1 करोड़ रुपए आपके नहीं देता है ड्यू डेट के ऊपर, तब तक आप उसके खिलाफ आईबीसी में कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आईबीसी में अगर 1 लाख की अगर कंडीशन रख दे तो भारत में बहुत सारे लोग जो है वो आईबीसी में जाने लगे। अगर किसी ने 2 लाख नहीं दिए तो चला आईबीसी, किसी ने 5 लाख नहीं दिए तो चले आईबीसी। दैट्स व्हाई दिस कंडीशन वाज इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 1 CR। आइए आगे देखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना बेहद बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं।
ये 2016 की बात कर रहे हैं, ओके। और इसके पहले भी अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास में कुछ खास डेटा इसके ऊपर भी उपलब्ध है। जरा कुछ चीजें आप जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। My learned friend, colleague Mr. Sinha will take care of the major issue the honourable member has raised. Sika will eventually go. That's the first. Sarfazi will have to be amended and brought in line with the change provisions of the bankruptcy law. There are some changes which are required to be done. I have introduced those changes in the Lok Sabha today, and that I have had it referred to the joint committee, and that is why I insisted that the same joint committee should look at it, because they've dealt with this act. As far as DRT is concerned, there is a jurisdiction that DRT will have, because the appellate jurisdiction, the jurisdiction with regard to insolvency will be with the company law tribunals which are created for that purpose. DRT will remain with regard to recovery proceedings, and with regard to those individual insolvencies, the DRTs would have jurisdiction. Now, the problem with DRTs is that there is an inadequate infrastructure. It almost functions like a civil court, takes a lot more time. So today to the अगर आप देख रहे हैं तो इन्होंने अभी कुछ कहा है कि डीआरटी के पास जो सिस्टम था, इट वाज नॉट गुड, इट वाज लाइक अ सिविल कोर्ट जिस पे तारीख हुआ करती थी। अंडरस्टैंड करिए, हम उस इंसान से आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिस इंसान ने इस कोड को बनाया। देयर वाज अ थॉट प्रोसेस, और उस समय वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई दिस कोड इज सो इंपॉर्टेंट नाउडेज। तो उनके जुबान अगर आप सुनेंगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग। Legislation also, I have introduced amendments in the Lok Sabha, referred to the same committee, and the entire procedure of DRT also is being altered. And in the altered position, a large part of the DRT proceedings will now go online, so that there will be limited hearings itself. Now, with regard to your last query, with how is it comparable to the Chapter 11, Jayantwal? Okay. Thinking of a 5-year time frame? No, it will be phased out immediately. Okay. There will be a period given under which the Sika complaint will have to be brought before this new forum. So the Sika cases will automatically transmit themselves into the new mechanism. Is that the process that you are contemplating? And one of the differences between your Chapter 11 is that in Chapter 11, the debtor continues to be in possession. Here the creditors will be in possession. Now, Sika being phased out, and I'll tell you one of the reasons why Sika didn't function. Under Sika, the predominant experience has been, and that is why a decision was taken way back in 2002 to repeal Sika when the original company law amendments were passed. Now, since they were challenged before the Supreme Court, it didn't come into operation. Now, the object behind Sika was revival of sick companies. Now, not too many revivals took place. But what happened in the process was that the protective wall which was created under Sika, that once you enter the BIFR, nobody can recover money from you. So that non-performing investment became more non-performing because the companies were not being revived, and the banks were also unable to pursue any demand as far as those sick companies are concerned. And therefore, Sika runs contrary to this whole concept of exit, that if a particular management is not in a position to run a company, then instead of the company closing down under this management, a more liquid and a professional management must come and then save this company. That's the whole object. And if nobody can save it, rather than allow it to be squandered, then the assets must be distributed, and as the select committee joint committee has decided, distributed in accordance with the waterfall mechanism which they have created. Okay. Now Okay. So, we all have to understand the importance of IBC. एक बात मुझे बताना है, IBC किसी को मारने पर विश्वास नहीं रखता। IBC believes not in मारना but तारना। आप क्यों नहीं, क्या है IBC ये कहता है कि किसी को मारने देना। सी अंडरस्टैंड करो, किसी ने पैसे डुबा दिए ना,
तो उसकी कंपनी को बंद करने से घंटा कुछ मिलने वाला है नहीं. If I am lending you funds and you are not reaping back, तो I am going against you for the winding up, और मैं आपके खिलाफ DRT में जा रहा हूं, इसको मार दो. ऐसे केस में मैं आपकी संपत्ति बेचने की बात करता हूं और आपकी संपत्ति बेचकर मैं पैसे रिकवर करूंगा, ऐसा मैं सोचता हूं. पर आप सभी जानते हो किसी को मारने से उसके पूरे फंड्स रिकवर नहीं हो पाते. हाल ही का एग्जाम्पल जो वीडियोकॉन का हुआ है, अगर वीडियोकॉन कंपनी को हम लोग पूरा मार दें और पैसे वसूलने की पूरी कोशिश करें तो वीडियोकॉन कंपनी के पास में इतने पैसे नहीं, तो बैंक अपने पैसे वसूल नहीं कर पाएगी. इसीलिए आईबीसी कहता है कि किसी को मारने से पैसे मिलते नहीं, काम करेंगे, क्योंकि मारेंगे तो उसकी एसेट्स बिकेंगे और एसेट्स इज ऑब्वियसली व्हाट लेसर देन द लायबिलिटीज, देन यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर द फंड्स, यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर योर डेट्स. दैट्स व्हाई आईबीसी बिलीव्स इन, आईबीसी बिलीव करता है, एक काम करते हैं, आईबीसी कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, एनसीएलटी को अप्लाई करेंगे. और एनसीएलटी जब इसको एक्सेप्ट करता है कि हां भाई, फॉर एग्जांपल एसबीआई के पैसे वीडियोकॉन के पास है, नाउ एसबीआई विल मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी. एनसीएलटी चेक करता है, एनसीएलटी विल टेक 14 डेज टू अंडरस्टैंड कि सच में इतने डेट्स है या नहीं. और एनसीएलटी अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उस कंपनी के अंदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाता है, उस कंपनी के अंदर सीओसी का अपॉइंटमेंट किया जाता है. यानी कि आज के बाद में वीडियोकॉन की कंपनी, भले ही वो वीडियोकॉन के मैनेजमेंट ने डेवलप की थी, पर यहां पे लेंडर्स का बोलना है, एसबीआई जैसे बैंक का यह बोलना है कि कंपनी तुम्हारे बाप की नहीं है, ये कंपनी तो हम जैसे लोग की जिनके पैसों के दम पर तुमने कंपनी को खड़े किया था. आज तक कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कंपनी को चलाया, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी को चलाया. क्या उखाड़ लिया साहब? आपकी कंपनी बर्बाद नहीं हुई है, बर्बाद हम लोग हैं, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से. कौन कहता है कंपनी तुम्हारी है? कंपनी तो हमारे जैसे लोगों की, जिसकी वजह से तुम अपनी कंपनी चलाते हो. और इसीलिए आईबीसी कहता है कि अब कंपनी के ओनर भले ही शेयर होल्डर होंगे, पर कंपनी को चलाने का अधिकार बैंकर्स को मिलेगा. फिर आप सवाल उठ रहा है कि बैंक कैसे कंपनी को चलाएगी? सो बैंक विल अपॉइंट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स having extensive knowledge to run the company. They will try to run this company. They will make a resolution plan. और वो resolution plan बनाएंगे और एनसीएलटी को बोलेंगे, हो एनसीएलटी, हम इस तरीके से कंपनी को चलाने की कोशिश करेंगे, हम कंपनी को इस ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे. और कंपनी चलने लगी, वाकई में धंधा चलने लगा, तो हम अपने पैसे वसूल लेंगे और बाद में इनकी कंपनी इनकी हवाले कर देंगे. मकसद बहुत साफ है, नीति बहुत साफ है. हमें अपने पैसे वसूलने से मतलब हमारे तुम्हारे कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, बट टू रिकवर आवर फंड्स वी वांट टू रन योर शो. वी नो इट इज योर कंपनी बट वी हैव गिवन फंड्स, नाउ इट्स टाइम वी विल रन योर कंपनी. हम तुम्हारी कंपनी चलाएंगे, अब तुम हट जाओ, ये कंपनी तुम्हारे ना तुम्हारे डायरेक्टर होंगे ना तुम्हारे शेयरहोल्डर, कंपनी हम लेंडर्स चलाएंगे और कंपनी को अच्छे से चलाने की कोशिश करेंगे. पर इसका प्लान कौन बनाएगा? ये प्लान बनाएगा सीओसी, प्लान बनाएंगे सारे लोग. और अगर एनसीएलटी को लगता है कि हाँ ये प्लान सही है, तो आने वाले कुछ सालों तक कंपनी इसी तरीके से चलती है और वो अपने पैसे वसूलने की पूरी कोशिश करते हैं. पर दोस्तों यह भी हो सकता है कि एनसीएलटी को लगता है कि जो बना हुआ प्लान है खोखला प्लान, इस प्लान की वजह से कंपनी वापस से रिस्टार्ट नहीं हो सकती है, कंपनी का प्रॉफिट रीगेन नहीं हो सकता, कंपनी वापस कम बैक नहीं कर सकती है. उसके समय एनसीएलटी बोलेगा बस इस कंपनी का रिवाइवल की कोई संभावना ही नहीं है. इसलिए इस चैप्टर के 1 से लेकर 32 तक के सेक्शन रिवाइवल की पूरी कोशिश करते हैं. और अगर रिवाइवल नहीं हो पाया और रिवाइवल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इस चैप्टर का यह कहना है कि अब उस कंपनी को मार डालो. इट इज कॉल्ड लिक्विडेशन. बट दिस चैप्टर इज नॉट लाइक अदर चैप्टर. कंपनी एक्ट में वाइंडिंग अप की बात की, सिका ने मारने की बात की, डीआरटी ने मारने की बात की, हर किसी ने कंपनी को मारकर पैसे वसूलने की बात की. पहली बार कोई ऐसा कोड इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें मारने पर विश्वास नहीं, तारने पर विश्वास किया है, जो कंपनी को कम बैक कराने की मदद कर रहा है. और अगर वहां से मदद हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और मदद ना हो और कंपनी के द्वारा पैसे वसूल ना कर पाए, इस तरह से आईबीसी अगर रिजोल्यूशन करके पैसे वसूल ना कर पाए, अगर लेंडर तो लेंडर एक काम करके कहेंगे इस कंपनी को अब
ताड़ कर नहीं, मार कर इसके पैसे वसूले जाएंगे। यानी कि पहले वो क्या करते हैं, कंपनी के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बिजनेस करके पैसे वसूल करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो ना हो तो कंपनी को लिक्विडेट यानी कि मारकर वहां के पैसे वसूलने की पूरी कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई द एंटायर चैप्टर इज ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स। वन इज रिजोल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में तारना, यानी कि कमबैक करना, यानी कि बिजनेस वापस स्टार्ट करना, और दूसरा पार्ट होगा लिक्विडेट करना। तो 1 से लेकर 32 तक के सारे सेक्शन बात करते हैं रिजोल्यूशन की, और 32 के बाद के सारे सेक्शन बात करते हैं उसके लिक्विडेशन की। समझ में आ रहा है आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। तारना फिर मारना, बिल्कुल यही कह रहे हैं। ओके, सब सही चल रहा है। साहब इस चैप्टर का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। अंडरस्टैंड करो, आज के इस माहौल में जिस तरह से एनपीए बढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का डिमांड दिन ब दिन बहुत होगा। और मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको भी अगर लगता है सीए के साथ में आपको इसमें प्रैक्टिस करना, तो जरूर करिएगा। सारे के सारे बिग फोर ने इसका प्रैक्टिस चालू कर दिया। बहुत लोग अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, उन्होंने आईबीसी की एग्जामिनेशन दी। सर आईबीसी की एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन करता है? दोस्तों इसका बोर्ड, इसका नाम है आईबीबीआई। ये जैसे हमारा आईसीएआई होता है, इसका आईबीबीआई है जो पेपर सेट करते हैं। आप जैसे लोग सीएससीडब्ल्यू जैसे प्रोफेशनल लोग और कोई भी लोग जो ये करना चाहते, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, वो बन सकते हैं। इस एग्जामिनेशन को पास करेंगे। सर एग्जामिनेशन कौन लेगा? पेपर सेट करेगा आईबीबीआई, और पेपर एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करेगा? आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसी, आप जानते हो सीएससीडब्ल्यू का जो इंस्टीट्यूट आईसीडब्ल्यू है, वो इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। अगर आप पास हो जाएंगे तो आप भी बन जाएंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, आपको भी बहुत प्रोफेशनल फीस मिलेगी। आप सोचिए ना, 20,000 करोड़ जैसी कंपनी, अगर आप वीडियोकॉन जैसी कोई कंपनी के रिवाइवल में अगर आपका रिजोल्यूशन प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, और आप बैंक के 20,000 करोड़ रुपए वसूल करवा देंगे, और अगर उसकी फीस अगर सिर्फ 2% भी होगी ना साहब, आपको मिलेंगे 40 करोड़ रुपए। अंडरस्टैंड करेगा, दिस चैप्टर इज नॉट ओनली थॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज रियली प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप कर सके सीए बनने के बाद में इसके एग्जामिनेशन अपेयर करें, आप भी बने, बिकॉज आप जानते हो पैसे डुबाने का सिलसिला यह अपरंपार है, सदियों से चला रहा है, और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस भी अपरंपार है। सो भाई और बहना, मैं आपको वापस से ले जाना चाहता हूं जेटली जी के पास। आइए आइए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए की समस्या से निपटने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दिशा में कार्रवाई करते हुए 12 डिफॉल्टर्स की पहचान भी कर ली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया कि कुल 12 ऐसे खाते हैं जिनके 5,000 करोड़ रुपए से भी अधिक बकाया हैं। बैंकों का जितना कुल एनपीए है उसका 25% सिर्फ इन्हीं 12 खातेदारों के नाम पर है। इस समय पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री ही कर्ज के बोझ में दबी हुई है, जिसके चलते अब भारतीय रिजर्व बैंक सख्ती बरतने जा रही है। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों को इन 12 खातेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। अब बैंकों की तरफ से इन खातेदारों के खिलाफ दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी आईबीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। करीब 8 लाख करोड़ रुपए की राशि कर्ज में फंसी है, जिसमें से 6 लाख करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंकों के हैं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी इन 12 सबसे बड़े डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर ये 12 लोग कौन हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में इन लोगों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक करे, या फिर कार्रवाई के बाद इन लोगों के नाम दुनिया के। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए की समस्या से निपटने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दिशा में कार्रवाई करते हुए और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको फिर से एक बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पैसे बहुत डूब रहे हैं ऐसे समय पे। आप देखो, कोई भी अगर आप एक्ट और कोई भी सेक्शन पढ़ते हो ना, ये पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए क्यों इस चीज की इतनी जरूरत है। Why this chapter is becoming very important from the examination point of view also. रियल लाइफ में तो है ही, ऐसे खुद चाहते कि आप जैसे हर कोई छात्र इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े और समझने की कोशिश करे, क्योंकि आपको भी आपके क्लाइंट को इस चैप्टर का उपयोग करवा के देना होगा।
जब आप प्रैक्टिस करोगे आपके बहुत सारे अनेक क्लाइंट इस चैप्टर की पुकार करेंगे कि हमें आईबीसी के द्वारा हमारे पैसे वसूल करवा के दो, तो आपको यू शुड हैव इनफ नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर। एंड अगेन आई टोल्ड यू दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। कम ऑन एवरीवन, आइए देखते आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी बातें इसमें लिखी हुई हैं। देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहां पे, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश थोड़ी की जाए। The Dhoot family has offered to pay 30,000 crores to lenders to settle their outstanding loans and pull out 13 Videocon group companies from the insolvency proceeding. A proposal for paying the amount has been forwarded to the committee of creditors of Videocon industry. Venugopal Dhoot was the chairperson and the managing director of the suspended board of ऐसा क्यों लिखते हैं suspended? because अब यहाँ पे कंपनी के कौन आ चुके हैं? कंपनी चलाने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा केपीएमजी इस कंपनी का रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना हुआ है। कंपनी क्या लिखा है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कौन है? एसबीआई जैसी जितनी भी बैंक है वो बन जाती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स और वो कंपनी को चलाती है। क्या लिखा है यहां पे? द कंपनीज बोर्ड वाज सस्पेंडेड फॉलोइंग इनिशिएटिंग अ सीआईआरपी, यानी कि जो पूरा ये रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग चालू हुआ तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया और कंपनी को अब चलाता कौन है? सीओसी। और सीओसी के साथ साथ में कौन चलाता है? कंपनी के सीओसी ने अपॉइंट किया हुआ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। द दूध फैमिली promoters of the group expects a final decisions on the settlement offer by the end of this year, provided the lender and the National Company Law Tribunal agree to it. The settlement offers has been made on 13 out of 15 Videocon group companies. समझ में आ रहा होगा आपको? 2 groups, ये सब लिखा है, द मुंबई बेंच, और ये सब कुछ चीजें अंडरस्टैंड करो। आई एक्सपेक्ट फाइनल डिसीजन टू बी टेकन विद इन नेक्स्ट 30 to 60। आपको सिर्फ ये रियल लाइफ से थोड़ा सा रूबरू कराना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। ऐसी कोई केस स्टडी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में नहीं पूछते, पर जब तक आप ये समझोगे नहीं आप आगे कैसे जाओगे? आओ ना अनिल जी को देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे अनिल जी के बारे में। कौन है ये? अनिल भाई साहब। हो अनिल भाई साहब ने भी आग लगाई। आप सभी जानते हो क्या कांड इन्होंने किया हुआ है, अब सभी जानते हैं इनके हालात कैसे इस समय। अनिल अंबानी बहुत ज्यादा परेशान इस वक्त। Why does Anil Ambani face bankruptcy proceeding? अगर आप देखना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको नॉलेज मिलना जरूरी है। Mumbai bench of NCLT has allowed the initiation of insolvency proceeding against किसके? Anil Ambani, after 2 companies promoted by him failed to pay dues। 1200 करोड़ रुपए उन्होंने नहीं दिए थे, जिसके चलते क्रेडिटर ने एनसीएलटी में अब आवाज लगाई है कि इसके खिलाफ कुछ केस किया जाए। अनिल अंबानी का बिजनेस ये लोग करेंगे और वो अगर मान लीजिए बिजनेस करके पैसे वसूल कर पाएंगे तो ठीक है, और अगर बिजनेस करके वसूल नहीं कर पाएंगे तो कंपनी को मार देंगे और एक एक असेट को बेच कर अपने पैसे को वसूल करने के लिए। पर ये काम कंपनी डायरेक्टली, उनको कहां जाना पड़ेगा? अब उनको एनसीएलटी जाना पड़ेगा। द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड। और आप सभी को बता देंगे ये जो पूरा रिजोल्यूशन प्रोसेस है ना, इट इज नॉट फॉर, ये जो पूरा प्लान बनता है it doesn't take more than 180 days. It is to be finished within 180 days and further extension of 90 days. The insolvency process will be initiated against the Ambani as he had given personal guarantee against the loans provided to his firms and who has given। और अभी के हाल ही के अमेंडमेंट के हिसाब से जब जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस के कौन सी कंपनी है, जो भी कंपनी होगी इनकी, आई थिंक ये होगा कौन सा, आई थिंक ये आरकॉम जैसे कंपनी का जो पैसा जब इन्होंने निकाला है, आरकॉम ने जब पैसा लिया तो अनिल अंबानी ने अपनी पर्सनल गारंटी दी है कि अगर आरकॉम पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। यानी कि अर्थात दोस्तों अब हाल ही के अमेंडमेंट में ये बातें क्लियर कर दी गई कि अगर कोई कंपनी पैसे ना दे तो उसके गारंटर को भी पैसे देना पड़ सकते हैं। इसीलिए अनिल अंबानी की भी वाट लग चुकी है। The case is significant as it is one of the first cases of insolvency against a major business group head.
In 2015, Anil Ambani ka Arcom and the Reliance Infratel Limited approaches to the project finance strategic business unit of the SBI. पैसे लिए तो उन्होंने SBI से कितने लिए थे? 565 and 635 crores respectively. Anil Ambani gave क्या personal guarantee उन्होंने दिया था on failure to repay the credit extended by Arcom and Artel. State Bank invoked the personal guarantee given by the Ambani. However, before the same could be enforced, both these companies were admitted into the insolvency. यानी कि जिन SBI ने इनको पैसे दिए थे वो गए NCLT के बोले हे NCLT अब इसके पैसे हमें वसूल करवा के दे, एक काम करो इनका बिजनेस हम चलाएंगे और अगर हम इनका बिजनेस चलाकर पैसे वसूल नहीं कर पाए तो अलाउ करेंगे हम इनके कंपनी के सारे एसेट को बेच कर अपने पैसे को वसूल कर पाएंगे। आज के बाद में कंपनी के ओनर अनिल अंबानी नहीं रहेंगे, आज के बाद में कंपनी के ओनर कंपनी के COC रहेंगे, यानी कि कंपनी के क्रेडिटर्स उसके ओनर बन जाएंगे। Since the companies were admitted into the insolvency, all the loans and assets of the company as well as the promoters were placed. क्या लिखा है यहाँ पे? लोन्स कंपनी एज वेल एज क्या लिखा है? सिंस द कंपनीज वर एडमिटेड ऑल द लोन्स एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज द प्रमोटर्स वर प्लेस्ड। मोरेटोरियम चलता उस समय पे प्रमोटर की नहीं चलेगी, कंपनी में लग जाएगा मोरेटोरियम, यानी कि कंपनी के अंदर अब कोई भी नया लीगल सूट एप्लीकेशन नहीं हो सकता है, यानी कि कंपनी के लेसर कंपनी से कोई भी प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते, कंपनी के कोई भी असेट उस समय तक नहीं बेची जा सकती, बिकॉज 180 दिन कहते हैं ये मोरेटोरियम पीरियड है। उस पीरियड में ना कोई नया केस दाखिल होता है ना कंपनी के असेट ट्रांसफर किया, यानी कि एज इफ कंपनी डेथ बॉडी बन जाती है, सिर्फ कंपनी को रिवाइव कैसे कराने का वो प्लान बनाया जाता है। आगे इस चैप्टर को ये तो जो मैं दे रहा हूं नहीं, बहुत इंट्रोडक्शन की बातें कर रहा हूं, जब हम डिटेल में देखेंगे तो एक एक सेक्शन के अंदर घुस के उसको समझेंगे, बट मुझे वहां सेक्शन में नहीं जाना, मुझे पहले आपको चैप्टर का पूरा ब्रॉड व्यू बनाना है और उसके बाद में आपको फिर डिटेल में समझाएंगे कि आखिर एक सेक्शन का पढ़ने का जब मजा आएगा ना। और मैं आपको कह रहा हूं आज का दिन अगर आपको समझ गया ना, उसके बाद में इस चैप्टर में बहुत आसानी से सारे ऐसे लाइन ऐसा पढ़ोगे फटाफट खत्म होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। आइए देखते हैं। और ऑब्वियसली जितने भी अमेंडमेंट्स में 21 एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है वो सारे के सारे इस जगह पे मैं कवर कर रहा हूं, आपको अलग से अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड देन डिड नॉट हैव प्रोविजंस फॉर द पर्सनल इंसॉल्वेंसी, ये सब लिखा हुआ है। और ये सारी बातें दोस्तों यहां लिखा है, देखो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ये पर्सनल, ये सब कुछ लिखा है, कोई बात नहीं है। यहां पे एग्जांपल के तौर पे एक बार देख लेते बस क्या लिखा है। If Ambani's assets are worth 2,000 crores and the bank's claims are worth 1200 crore, there is a possibility that the bank can recover all its dues. However, if the Ambani claims to have a personal assets lesser than the value of the personal guarantee given by him, the banks will have to make do with what they get. यानी कि अगर मान लो 1200 करोड़ कंपनी ने लिए थे, पर अनिल अंबानी की पर्सनल एसेट को भी बेचने का अधिकार आईबीसी में दिया गया है। समझने की कोशिश करें। और अगर अनिल अंबानी की एसेट उससे कम होगी तो फिर जितना पैसा अनिल अंबानी के पास है उतना लेना पड़ेगा, और अगर ज्यादा एसेट्स होंगे 2000 करोड़ की तो 1200 करोड़ वसूल लेंगे, 800 करोड़ अनिल जी को वापस दे दिया जाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, इसके बाद में मुझे कुछ चीजें हैं जो आपको बताना जरूरी है। इसका अगर हिंदी में नाम देखेंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको देख के, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, न जाने क्या नाम लिखा है। नमस्कार। देश की सर्वोच्च पंचायत में लोकहित पर होने वाली चर्चा के कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में पास हो गया। विधेयक के कानून बन जाने के बाद दिवाला प्रक्रिया में जाने वाली कंपनियों की ओर से पूर्व में की गई अनियमितताओं के सिलसिले में बोली लगाने वाली कंपनियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा। विधेयक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। आइए देखते हैं राज्यसभा में आईबीसी संशोधन विधेयक 2020 पर हुई चर्चा का सारांश। Insolvency and bank mood. Now the minister
Nirmala Sitharaman ji to move a motion for consideration of the Insolvency Bankruptcy Code Bill 2020. Sir, I rise to move that the bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. The motion moved. Oh, please, now. Insolvency and Bankruptcy Code, as the honourable members are aware, was a necessity of the times, and 2016 when it was passed because till then the various acts which had come in for giving relief for companies were more debtor controlled rather than giving a solution towards keeping the possibility that a company can be kept alive even after getting into a distressed position. आई थिंक The आपको various समझ में आ रहा examples होगा are- कि सीतारमन जी के पास में कितना ज्यादा नॉलेज है। उन्होंने भी आईबीसी चैप्टर को पढ़ा है। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की थी पहले वाले जितने एक्ट्स थे उसमें डेटर ज्यादा कंट्रोल्ड थे, मतलब डेटर ओरिएंटेड वहां पे खुलासे ज्यादा थे। तो शी हैज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर आईबीसी एंड शी हैज फाउंड आउट सम मोर सॉल्यूशन कंसीडरिंग द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। कोविड के बाद में जो माहौल बदला है, जो लोगों का आप सभी जानते हैं धंधे जिस तरह से बर्बाद हुए, उसके बाद में इस एक्ट में कुछ सुधारणाएं लाना बहुत जरूरी थी। कुछ 1-2 मिनट सुनते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग मुझे चैट पर बार बार पूछे कि सर आप कब तक पढ़ाएंगे? जब तक ये जान पढ़ेंगे। आज मेरा प्लान है कि मैं 8 बजे तक पढ़ाने का सोच रहा हूं। लेट्स सी हम लोग कब तक बैठते हैं, आप जब तक वो कम से कम 7 बजे तक तो हम लोग पक्का हम लोग यहाँ पे बैठेंगे एंड विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम थिंग्स। तो प्लीज स्टे ट्यून गाइस। अगर आपको लगता है ये लेक्चर अभी आपके लिए मुमकिन नहीं, आप बाद में देखना चाहते हो, तो ऑब्वियसली दिस चैप्टर विल बी अपलोडेड हियर ऑन यूट्यूब, नो प्रॉब्लम। या आपको जब तक मेरे साथ रहना, पर आप अगर साथ में रहेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और शायद से आप मेरे साथ साथ में पढ़ोगे तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। थैंक यू। Are all before us the Sikh Industries Companies Act, the SICA, and after that you had the BIFR, then the SURFACE, all of which had their role, each one of them had their role to play. However, the desired results were not really coming, and therefore there was a need felt for introducing Insolvency and Bankruptcy Code. But subsequent to it, after the introduction, even though it's only about 3 years now, several amendments had been brought in just to keep in pace with the developments which are happening in the outside world, if I can use that expression. The courts and also the various tribunals which were also using the IBC, also given the fact that we had quite a few constraints in terms of bringing in enough required manpower and endowments which are required for the tribunals such as the NCLT and NCLAT, and the interpretations given by the various honorable courts, and therefore there was a need periodically to come back to these respected house to have the amendments brought in so that we keep pace with the developments outside. The last time we did bring in an amendment, there was a problem in that because of the various considerations, the House could not take it up for discussion, and therefore there was a need to bring in an ordinance. The ordinance is in place, and today probably is the last date. It should be expiring tonight. 13th is the interpretation given by the Parliamentary Affairs Ministry. However, it is the ordinance which, with all its amendments which are coming in as it is, the ordinance is getting replaced. We've gone through the standing committee, but none of which is being taken on board at the moment. So it's exact replacement of the ordinance which I want the House to consider and do pass. Thank you. Thank you, Minister. The statute resolution and the motion for consideration of the bill are now open for discussion. Sri Jairam Ramesh. Insolvency and Bankruptcy Code was first introduced in June of 2016, and since then we've had this House pass 3 amendment bills, and this is the 4th round of amendments that we are bringing into the bill, into the code. And I have had an occasion to speak on every opportunity, and we are learning as we are going along. We are learning, we are responding to court decisions, we are responding to market conditions, and it is in the nature of this code that this will be continuously under review, and therefore there is nothing extraordinary about the amendments that we are discussing today. So my comments are going to be threefold. First, there is a particular
clause in the bill which invites special comment. This bill, when the ordinance was issued, it was referred to a standing committee. The Standing Committee on Finance is आई थिंक ये जब रियल लाइफ हम लोग सुनते हैं तो इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें याद हो जाता है, परमानेंटली याद हो जाता है कि हाँ भाई ये कुछ तो ऐसी चीज है जो आईसीएआई ने जो इंट्रोड्यूस की जिसका वास्तविक जीवन से बहुत ज्यादा संबंध है। जब हम लोग इन तरह के प्रैक्टिकल इनसाइट्स देखते हैं तो यू विल फील इन ओके हम लोग कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो वाकई में सीए करने के बाद बहुत ज्यादा यूज होगा। हम मान के चलते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा है जो शायद से हम लोग कभी फ्यूचर में यूज भी नहीं करेंगे, बट ऐसे चैप्टर्स ऑसम। दोस्तों आप सभी ने एक बात ही कहते हुए सुनी होगी इनके भी, उन्होंने कहा कि अभी ये चौथा राउंड है, 2016 से लेकर 20 तक इसमें 4 बार अमेंडमेंट्स करे हैं। हम खुद लर्न कर रहे हैं, मौजूदा हालात को देखते हुए बार बार अमेंडमेंट्स इसमें किए जाते हैं और ये अमेंडमेंट्स होने की परंपरा आज से नहीं हमेशा से है और आगे भी चलती रहेगी, ये उन्होंने कहा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या इंपैक्ट इसकी वजह से हुआ है। दिस इज टू बी अंडरस्टूड नाउ कि आखिर आरबीआई के इस पूरे हम लोग कहते हैं एक सीएनबीसी का एक रिपोर्ट था मेरे पास में, रिपोर्ट कार्ड देखते हैं क्या रिपोर्ट कार्ड से समझ में आता है। रिपोर्ट कार्ड आईबीसी सीएनबीसी, यहां पे हम लोग देखते हैं बहुत सारा हर साल इसका रिपोर्ट कार्ड बनता है। यहां पे लिखा है आईबीसी गेम चेंजर इन द बैंकिंग सेक्टर। देखते हैं वाकई में क्या आईबीसी आने के बाद में क्या सच में बहुत सारा फंड्स रिकवर हुआ। मेरे पास एक न्यूज भी था जिसमें पहले हम लोग इसको देखते हैं, जिसमें लगा था कि बैंक्स अपने 80,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे वसूलने में कामयाब हुई है विद द हेल्प ऑफ आईबीसी। आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो को पहले ध्यान से। Welcome back. You're watching Business Lunch. Now remember, the Insolvency and Bankruptcy Code, widely regarded as one of the most significant legislations of the Modi government, really completes 2 years this month. Now the new law came with its share of teething troubles and also numerous changes to the procedures. Now it has had its share of successes and failures. But CNBC TV 18's Ritu Singh and Ashmit Kumar report that the IBC is in danger of becoming a victim of legal tangles. The Insolvency and Bankruptcy Code was seen as a game changer for the creditor-borrower relationship and promised a window of hope for the banking system that was being crippled by mounting non-performing assets and defaults. But 2 years since its inception, the code's report card paints a grim picture. According to the Insolvency and Bankruptcy Board, अगर आप ये देख रहे होंगे तो आपको कुछ समझ में आने जैसा डेटा है, जिसमें लिखा है कि 1198 यानी कि 1198 केसेस लोगों ने यहां पे दाखिल करवाई थी, जिसके अंदर से 118 केसेस अब क्लोज हो चुकी है। क्लोज्ड बाय रिजोल्यूशन 52 है, क्लोज्ड ऑन अपील यहां पे लिखा है, क्लोज्ड बाय रिजोल्यूशन यहां पे 52 लिखा है, क्लोज्ड बाय लिक्विडेशन यहां पे 212 लिखा है। जो लोग यहां पे समझदार है वो समझ में आ गया होगा कि 52 क्या है। कैन आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 52 एंड 212? देखते हैं जितने लोग अभी तक पढ़ाई मेरे साथ में कर रहे हैं, कैन यू प्लीज आंसर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज बाय रिजोल्यूशन एंड क्लोज बाय लिक्विडेशन? क्या मतलब है इसका? देखना चाहेंगे कितना आपको समझ है। कैन यू प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। क्लोज बाय रिजोल्यूशन एंड क्लोज बाय लिक्विडेशन, इनका मतलब ही क्या है? अभी तक कोई जवाब मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा, यहां पे लिखा है रिजोल्यूशन यानी कि तारना किसी ने लिखा है, 52 तो चल पड़ी और 212 मर गई, ऐसा किसी ने जवाब दिया। कुणाल सोनी का जवाब है। डिफरेंसेस 160 नालायक कृष्णा, तो क्या बोलता रहे? उसके बाद में क्लोज रिजोल्यूशन 212 गुलशन जैन कर रहे हैं। धर्मेश कह रहा है तारना और मारना।
चरण सिंह कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह सर 52 मीन्स रेजोल्यूशन हुए, इनके प्लान एक्सेप्ट हो गए हैं, और इनका यह भी मानना है कि नहीं 52 इंडिविजुअल से 212 कंपनी, गलत जवाब है। 212 वाइंडिंग अप हो चुकी है, और यहां पे मैक्सिमम लोगों के जवाब से कमल सिंह शेखावत ने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा, 200 को मार दिया गया, यानी 212 को, और 52 को तार दिया गया। बिल्कुल आप सभी के जवाब सही आ रहे हैं दोस्तों। दाखिल तो बहुत सारे केसेस होती हैं, कुछ कुछ के प्लान वर्कआउट हो जाते हैं, और वर्कआउट होने के बाद में उस प्लान के मुताबिक कंपनी को चलाया जाता है। ऐसी केसेस है 52, यानी कि उन्होंने प्लान बनाया, और प्लान बनाया, कंपनी को चलाया, और चला चलाकर अपने पैसे वसूल कर लिए, ऐसी 52 हुई। पर 212 से ज्यादा अधिक केसेस ऐसी प्राप्त हुई जिसमें कंपनी चलाई पर नहीं चली, तो आखिर में उसको लिक्विडेट ही कर दिया। लिक्विडेशन बिकम्स द लास्ट रिसोर्ट। आप सभी ने कंपनीज एक्ट में वाइंडिंग अप इस चैप्टर को देखा है। ऐसे चैप्टर कंपनीज एक्ट कहता है कि जब कोई पैसे ना दे तो वाइंडिंग अप करा के उसको मार दिया जाए, यही वाइंडिंग अप चैप्टर कहता है। पर आईबीसी कहता है किसी को मारने से पहले एक बार मौका तो दिया जाए। तो देखो मौका, अगर ये चैप्टर नहीं होता तो ये 52 वाला नंबर होता ही नहीं। आगे देखिए दोस्तों, ऑनगोइंग CIRP ऐसा लिखा है 816, आपको समझ में आया क्या मतलब है? ये जो CIRP यानी कि जो रिजोल्यूशन प्रोसेस इनका चल रहा है, यानी कि ये वो लोग हैं जिनके अभी तक 180 डेज खत्म ही नहीं हुए, यानी कि इनका प्लान चल रहा है। कंपनी का प्लान 180 दिन में बनाया जाता है कि आने वाले 2-3 सालों में कंपनी कैसे चलेगी, इसका प्लान CIRP होता है। यानी कि दोस्तों पहले करते हैं प्लान। इसका एक चार्ट मैंने बनाया है, वो चार्ट अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप कहेंगे ये चैप्टर कितना ज्यादा आसान हो चुका है। ये चैप्टर के आगे जाने से पहले मैं आपको ये चार्ट में दिखाऊंगा, सिर्फ इस थोड़े से न्यूज के बाद में, इसके बाद में इस चैप्टर को चार्ट के द्वारा पढ़ाएंगे। वो चार्ट अगर आपने समझ लिया तो आप कहेंगे इस चैप्टर से 1 से लेकर 32 तक के, यानी 32 तक के जो सेक्शंस है वो हमारे 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएंगे। फिर क्या आप कहेंगे सर इस चैप्टर में फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर? नहीं, फिर इन चैप्टर की सारे सेक्शंस को हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, we have to understand this 32 सेक्शन का समरी थ्रू द चार्ट, ताकि आपको समझेगा अच्छा ये चैप्टर इसी के बारे में। तो फिर इसके बाद में मैं जब एक एक सेक्शन उठाकर डिटेल में पढ़ूंगा ना, आपके लिए कोई भी सरप्राइज नहीं होगा। आपको लगेगा अच्छा ये तो मुझे पता है ऑलरेडी, राइट, इसमें क्या नया है। इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस आज बहुत बिल्ड होगा। आज का लेक्चर जो मिस करेगा उसके आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। सो प्लीज दोज हु वुड वॉच लेक्चर नंबर 2, यू कैन ओके, आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, नाउ लेट्स डू इट। सो इसको समझते हैं पहले। Steel Steels has been sold to Vedanta Group. Tata Steels has bagged Bhushan Steel, and a consortium of Aeon and JSW Steel has bagged Monetis part. Lanco Infra is headed to liquidation. But in the case of Jyoti Structures, the NCLAT has asked the highest bidder to revise their offer so that liquidation may be avoided. Liberty House was identified as the winning bidder for Amtech Auto, but failed to pay lenders within the stipulated time. The case of Bhushan Power, where JSW Steel was declared the highest bidder, is now caught up in a bitter courtroom battle. Rival bidder Tata Steel has challenged the NCLT's decision to allow JSW to revise its bids after Tata Steel was declared the highest bidder. Another courtroom battle involves SR Steel. Here, SR Steel's promoters, the Ruya family, made a last-minute offer to repay lenders and withdraw the company from insolvency proceedings. This offer came over a year after. अगर आप देखेंगे यहां पे कुछ लिखा है, आईबीसी ए गेम चेंजर। एसआर स्टील की बात चल रही है जिसका आईबीसी चालू है, जो कंपनी पैसे रीपे नहीं कर पा रही है। आप सोचो इसका रिजोल्यूशन चल रहा था, रिजोल्यूशन कंपनी को तारने की पूरी कोशिश की, कंपनी तरने का कोई नाम नहीं लेती। कंपनी खोखली कभी कभी इतनी हो जाती है वो कमबैक कर ही नहीं सकती, उसको मारना ही एक सोल्यूशन हो जाता है।
इस कंपनी को मारने का काम चल रहा है। पर सोचो इतनी बड़ी कंपनी के एसेट्स खरीदेगा कौन? तो बहुत सारे बिडर्स आते हैं। आईबीसी चैप्टर के अंदर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किए जाते हैं, जो लिक्विडेटर अपॉइंट किए जाते हैं, वो ऐसे बिल्डर्स को बुलाते हैं। यहां पे टाटा जैसी कंपनी, आर्सलर मित्तल जैसी कंपनी आकर इसको बिडिंग कर रही है। एसआर स्टील सीक्स टू रीपे 54,000 करोड़ थ्रू आईबीसी। अब सवाल उठ रहा है कैसे देंगे? तो इस कंपनी के सारे एसेट्स को बेचना पड़ेगा, और बेचेगा किसको? कोई तो और स्टील कंपनी को बुलाना पड़ेगा। तो ये वो पूरा रिपोर्ट है, जरा देखिए। After the company was hauled before the National Company Law Tribunal and subsequent proceedings deemed ArcelorMittal to be the highest bidder for its assets. In the case of JP Infratech, the clock has been set back by a year. This after the top court ordered the home buyers would get a seat at the table with other creditors, and so insolvency process would have to start from scratch. ABG Shipyard has also not had a smooth sailing. Its lenders recently rejected the resolution plan submitted by sole bidder. इस वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे ना, थोड़ा सा क्लैरिटी और बढ़ेगा कि कुछ तो बातें थी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्या लिखा है यहाँ पे? ये हाईएस्ट बिडर लिखा है यहाँ पे, वेदांता, टाटा स्टील एंड ऑल दैट। ये अंडरस्टैंड करो, ऐसी चीजें जब आप देखते हो ना, आपको क्लैरिटी और बढ़ती है। मैं तो चाहता हूं कि मैं आपको आईबीबीआई की वेबसाइट ही दिखा दूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइए, क्या आपको इस तरह से प्रैक्टिकल पढ़ना है या हम लोग सेक्शन की ओर जाए? शुड आई शो यू दिस आईबीबीआई? ये है आईबीबीआई का वेबसाइट, वेबसाइट ऑफ आईबीबीआई। देखिए, जरूर बुक तो पढ़ना ही है, सेक्शन तो डिटेल में पढ़ेंगे, दिस नो डाउट। पर हम लोग चाहते कि आपका ये नॉलेज बढ़ गया ना, फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जरा इस वेबसाइट को देखिए, ये है आईबीबीआई का वेबसाइट, और यहां पे आपको जेटली जी के दर्शन हो रहे हैं, बिकॉज इन्होंने ही इसको लाया था। यहां पे आप बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, इसके फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें। पर यहां पे एक चीज है जो ऑर्डर्स में जिसमें इंटरेस्ट रखता हूं, और यहां पे जरा देखिए क्या लिखा है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनसीएलटी इनके आए हुए ऑर्डर्स है। अगर मैं यहां पे जाता हूं, आप कहेंगे सर ये डीआरटी तो बंद हो गया। नहीं, आज डीआरटी का इस्तेमाल कैसे होता है? अगर बैंक ने किसी इंडिविजुअल को पैसे दिए और वो इंडिविजुअल पैसे नहीं दे रहा है, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग डीआरटी में जाते हैं, उसको बोलते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। उसके बाद में अगर किसी कंपनी ने पैसे नहीं दिए, कॉर्पोरेट्स ने पैसे नहीं दिए, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए एनसीएलटी में लाया जाता है। तो इसलिए यहां पे एनसीएलटी के भी ऑर्डर्स दिख रहे हैं, डीआरटी के भी ऑर्डर्स दिख रहे हैं। इधर देखते हैं, एनसीएलटी को मैं क्लिक करता हूं, देखते कुछ आया होगा। ये जरा देखिए, अभी आप जरा देखने की कोशिश करें, 12 अप्रैल 2021, यानी कि अभी यार देखो, रेजोल्यूशन प्लान आया, देखो यहाँ पे एडमिट हो गया, लिक्विडेशन हो गया, रिजेक्टेड। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? क्या है ये सब? यानी कि ये है उनका रेजोल्यूशन प्लान। अब कंपनी आने वाले सालों में इस तरह से चलेगी, इसका प्लान बना के दिया। ये एडमिट हो गया, यानी क्या एडमिट हुआ कि जो प्लान बना के दिया था वो इस तरह से कंपनी चलेगी, उन्होंने एडमिट कर ली। ये कंपनी लिक्विडेट हो गई, इसको रिजोल्यूशन हो नहीं पाया, इसलिए लिक्विडेट। अगर मैं इसको क्लिक करता तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा और कि क्या लिखा होगा इसमें। पढ़े थोड़ा सा पढ़ते, बस ज्यादा नहीं। ओके, क्या लिखा है यहां पे जरा देखिए। is filed by the employees of the corporate debtor paying the following reliefs। यानी कि कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज लोग भी कंप्लेंट्स करते हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त कह रहा था कि उस कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज है जिन्होंने ये केस को अप्लाई किया है एनसीएलटी में, एक बिल्डर के खिलाफ, एक कंपनी के खिलाफ जो प्राइवेट लिमिटेड है, और उन्होंने बहुत दिनों से इसके पैसे नहीं दिए। तो उसके चलते क्या हुआ, वहां के जो लोग हैं उन्होंने अप्लाई कर दी केस, क्योंकि आजकल बहुत सारे बिल्डर्स का दिवाला निकला है, पैसे उनके उसमें है नहीं, उनके एम्प्लॉयज को पैसे नहीं, उनके जो फ्लैट होल्डर्स उनको फ्लैट नहीं। तो ऐसे केस में एम्प्लॉय जाए तो कहां जाए, कैसे पैसे वसूले? तो इसलिए वो मेरे दोस्त के पास में आए और दोस्त ने उनको गाइड किया कि आखिर कैसे चलना है। ऑब्वियसली गाइड करते समय उस केस को जब वो लीड करते हैं तो अपना प्रोफेशनल फीस भी लेते हैं, पर वो पैसे वसूलने में कामयाब हो जाते हैं। कभी भी कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है, जैसे मैं आपको
आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक मेरा फ्रेंड हुआ करता था, ही हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज टू वन ऑफ द बिग फोर कंपनी को उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी, और बिग फोर ने उसको कमिट किया था कि वो उसको 3 लाख रुपए देंगे, बट बिग फोर ने उसको बोला कि पैसा नहीं मिलेगा बिकॉज तुम्हारा काम सही नहीं है, वॉट, ठीक है। तो अब मेरे दोस्त का जो था, ही वांटेड टू टेक दोस फंड्स बट दे वर नॉट रेडी टू गिव। तो उसके बाद में इस दोस्त ने क्या किया, जाके आईबीसी द्वारा इतने बड़े कंपनी पर केस ठोक दिया। अब सोचो, कोई कंपनी के ऊपर आईबीसी लगता है, ये उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ होता है, क्योंकि इसका मतलब तुम लोग के पैसे नहीं देना चाहते। इसलिए बहुत जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे उनको आईबीसी द्वारा एक चिट्ठी मिलती है ना, वो डर के मारे बहुत सारे लोग अपने पैसे रीपे करवा देते हैं। ये अंडरस्टैंड करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये लिक्विडेशन का केस है कि कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉयज के पैसे नहीं दिए। ये पूरा के पूरा एक कंक्लूजन वाला एक पूरा रिपोर्ट एनसीएलटी द्वारा आता है, और एनसीएलटी जैसे जैसा लिक्विडेट करने बोलती है वैसे वैसे बाद में लिक्विडेशन किया जाता है। अंडरस्टैंड करिए, हर कोई चीज जो ये रिपोर्ट में आती है, देखो ऑर्डर क्या है, इस ऑर्डर में जो जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, Mr. Alok Kailash Saxena having this is appointed as a liquidator. He shall be entitled to fees. ये सब लिखा है। The liquidator shall endeavor to sell the company as a going concern during the liquidation in terms of this. The liquidator shall issue public announcement stating that the corporate debt is in what liquidation. ऐसे सारे आदेश दिए गए। अब लिक्विडेटर वो सब चीजों को फॉलो करता जो एनसीएलटी ने दिए हुए। And this is how the company works. Liquidator shall exercise the power and perform duties and this personal connection corporate debtor shall extend all the assistance। ये सब कुछ order shall be deemed to be the notice of discharge। ये सब कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा, the order shall be deemed to be notice of discharge to the officers, employees and workmen of the corporate debtors except when the business of the corporate debtor is continued during the liquidation process by the liquidator। ये सारी चीजें। उसके बाद में ये आपको ये समझना चाहिए कि ये इस तरह से जो ऑर्डर आती है, आपको किसी के बारे में भी आईबीसी का कोई जानना है कि किसका क्या रिजल्ट आया है, अनिल अंबानी तक के आपको अगर आईबीसी देखना है तो आपको सिर्फ यहां पे जाना है। यहां से आप हर किसी का आईबीसी में क्या चल रहा है, दिस इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक में जनहित में जारी होता है। आप एक बात देख रहे हो कि विड्रॉन होता है, कभी कभी होता है विड्रॉन क्यों होता है, कभी कभी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बड़े कंपनी के ऊपर केस ठोक दिया, उन्होंने बोला यार क्या यार तुम ऐसे कर दिया, हम तो आपके पैसे देने ही वाले थे। अब वो डर के मारे आपको आके बोलता है यार ये ले लो पैसे पर मेरा केस विड्रॉ कर दो। तो ऐसे समय पे क्या होता है कि फिर हम ही जाके बोल देते हैं एनसीएलटी को यार मुझे जो मेरा पैसा मिलना था मिल गया, अब आई वांट टू विड्रॉ माय केस, अब मुझे आगे प्रोसीड नहीं करना, मगर जिस चीज के लिए मैं आगे प्रोसीड करने वाला था वो पैसे तो मुझे मिल गए हैं, तो फिर मैं आगे क्यों बढ़ूं, तो उसको कहते हैं विड्रॉ। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पढ़ते क्या लिखा है। अब हम लोग जाएंगे आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको उस जगह पे ले जाता हूं जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें देखने मिलेगी। ओके, आओ, कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी लेट्स अंडरस्टैंड, कम ऑन, व्हाट्स दैट? Why the code was introduced? Number one, to ensure revival before liquidation। क्या लिखा है? हमारा जोन लिक्विडेशन पर नहीं है, हम एक बार रिवाइवल तो करके देख ले, हो सकता है कंपनी रिवाइव हो जाए। That's why ABC was introduced। इसके पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। नंबर टू, नीड ए यूनिफाइड कोड, यानी कि दोस्तों पहले इस डीआरटी में अलग लिखा था कि पैसे कैसे वसूल करना है, वाइंडिंग अप में अलग लिखा था, सरप्राइज में अलग लिखा था, और सिका में अलग लिखा था। आम इंसान को यही समझता नहीं था कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, किससे अपने पैसों को वसूल करूं मुझे, क्योंकि हर एक एक्ट में लिखे प्रोविजन ना अलग अलग थे। अब आ चुका है, सबका मालिक एक, वही करना है जो आईबीसी में लिखा है। उसके बाद में क्या लिखा है, आखिर आईबीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस द माउंटिंग एनपीएस ऑफ द बैंक्स। एनपीएस को कम कराने के लिए लाया गया आईबीसी, बैंकों को बुलंद करने के लिए लाया गया आईबीसी, ताकि बैंकों के पैसे जल्द से जल्द वसूल हो चुके। आइए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि आईबीसी ने कितने पैसे वसूल करने में हमारे देश के लोगों की मदद करी है। आइए देखते हैं कहां लिखा है वो, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि कितने पैसे। आईबीसी रिकॉर्ड 42.5% ऑफ द टोटल बैड लोन्स फाइल्ड विद एनसीएल। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? इतने सारे पैसे रिकवर करने में आईबीसी कामयाब हुआ है। आइए देखते हैं, बहुत सारी चीजें। जरा देखिए, बैंक के कितने सारे एनपीए बढ़ रहे हैं, वो एक केस है। यहां पे लिख रहा है कि रिकवरी। अब जरा देखते हैं, एनसीएलटी हेल्प्स रिकवरी, देखते क्या लिखा है यहां पे। ओके,
कुछ चीजें ध्यान से देखिए। एनसीएलटी हेल्प्स रिकवर रुपीज 80,000 करोड़ इन 2018, उसके नीचे लिखा है इज एक्सपेक्टेड टू स्वेल बियॉन्ड 1 लाख करोड़ इन 2019। बातों की गहराई को समझिएगा, ये एनपीए को कम करना है तो दिस विल बी रिक्वायर्ड इन इंडिया। ओके, आगे बढ़ेंगे। आई थिंक पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आप जरा इसको भी देखेंगे। अर्लियर इंसॉल्वेंसी रेजिम, मैंने आपको बोला था कैसे 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 बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई। हमेशा से लोग के पैसे डुबाना ये परंपरा रही है, और उस परंपरा को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे एक्ट्स को अलग अलग समय पे इंट्रोड्यूस किया, और फाइनली हम लोग आए 2016 में आईबीसी को लेकर, पर उसको भी शांति नहीं, वो भी अब तक 4 बार अमेंडमेंट हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। चलो, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक बार आपको जरा देखना है जो बहुत ही ज्यादा है। A company solvent, find out other options. Liquidate company as soon as possible since it may cause huge losses in the future as well. You can take, अब जरा यहां पे जरा देखिए, वो क्या बोल रहा है कि कंपनी को लिक्विडेट कराने से कुछ फायदा नहीं होता, उसको तारने की कोशिश करना बेहद जरूरी है। यहां पे एक मोर देन 1 लाख केसेस पेंडिंग बिफोर डीआरडी, आपको समझ में आ रहा है? ये डीआरटी की नाकामयाबी है, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। दोस्तों, आखिर कितने केसेस हो गए? इसीलिए आईबीसी को लाया ताकि लोगों को जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिले। मैं आपको कह रहा, इट इज वेरी 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 फास्ट। आगे 5,000 कंपनीज पेंडिंग फॉर व्हाट? इतनी सारे कंपनी लिक्विडेशन ऑलरेडी है, कितने कंपनी को मारोगे साहब? क्योंकि एक कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाती है, सो दोस्तों ना कि सिर्फ क्रेडिटर और बैंक मतलब साथ साथ में कंपनी के एम्प्लॉयज मर जाते हैं। कंपनीज के दोस्तों, कंपनी के जो क्या बोलते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स के, आप सभी जानते हैं वीडियोकॉन जब ऐसा खच्ची हुआ तो आप सभी जानते हैं वीडियोकॉन कंपनी के शेयर प्राइस कितने हो गए। कोई कंपनी जब लिक्विडेट होता है ना दोस्तों, उसके हालात जो है ना किसी उसका नुकसान शेयर होल्डर को होता है, उसकी क्रेडिटर को नुकसान होता है, गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस नहीं मिलते। इसलिए इस चैप्टर का जोर जो है लिक्विडेशन पे कम है, रिवाइवल पे ज्यादा है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छे नहीं चल रहे हैं, लोगों से आकर 6 आगे बढ़ने का समय आ चुका है। कुछ बातें हम लोग समझ के लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं समझाना चाहता हूं। ओके, बस गिव मी 1 मिनट। एक मैं देख रहा हूं कि कहां गया वो चार्ट प्लस पीपीटी। दोस्तों, ये जो चीज है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के बाद में, ओके, इसको समझने के बाद में आपको सब कुछ समझ में आएगा बहुत इजीली। आई होप आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से समझ में आ रही। नॉट विजिबल, इट्स ब्लर्ड, क्या लिख रहे हैं आप? इमेज नॉट, कौन सी इमेज क्लियर नहीं बताइए, वापस से बताना अगर ये क्लियर है या नहीं है। ये बता, चेक करो, एक बार चेक करो सब सही है। इज इट ओके?
Okay, understood. Okay, I understood what's the problem. ये आगे बढ़ने से पहले आई थिंक विल टेक द ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड बस 5 मिनट्स के बाद में हम लोग तुरंत ही आगे बढ़ते हैं. आई थिंक हम लोग भी 3 बजे से हम लोग पढ़ रहे हैं 5 o'clock. सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ ओनली 5 मिनट्स एंड विद इन 5 मिनट्स विल स्टार्ट अगेन. आज हम लोग आगे बढ़ेंगे. बस एक लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे. आज 8 बजे तक हम लोग पढ़ेंगे. विल ट्राई टू फिनिश around 15 to 20 sections today itself. Thank you so much, guys. Take care. Bye bye. I'll see you in 5 minutes. इसको वीडियो को बंद कर दे अभी 1 मिनट के लिए. Okay, yes. Ready. Everyone is ready, right? Okay. Yes, ready. चलो. Okay, done. चलो आप मुझे बताओ कि जो अब तक मैंने पढ़ाया कि आपको समझ में आ रहा है ये क्या नहीं समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा मुझे बताओ. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं पढ़ा रहा हूं? बोलो. हाँ, जितना मैक्सिमम हो सके. Send till 6 o'clock, no problem. आ रहा है समझ में आ रहा है. आप पढ़ाए समझ में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता. ओके, थैंक यू. ऑल पेस्ट अप सर. ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा था, बहुत अच्छी बात है. बहुत गहराई में जाएंगे हम लोग बहुत अच्छे से. अभी जो सेक्शन जब मैं पढ़ाने लगूंगा शायद से तो आपको और ज्यादा मजा इसीलिए आएगा बिकॉज आपको लगेगा यार ये तो कितना इजी है ना. ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स स्टार्ट गाइस. एक चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं. वो चार्ट पढ़ने के बाद में चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले आपको देखना है क्या लिखा है. ये जो चीजें आप समझने की कोशिश करेगा क्या है ये. जब किसी ने किसी को पैसे नहीं दिए, सपोज SBI wanted to take funds from the Videocon, ड्यू डेट होने के बाद तुरंत बाद जिस दिन ड्यू डेट थी उसी दिन पैसे मांगे, नहीं दे उसी दिन ही विदाउट एनी डिले SBI कैन गो टू AA. उसको कहते हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटीज. सर उसको आप NCLT क्यों नहीं कह रहे हो? अगर वो बंदा जो बोरो है अगर वो इंडिविजुअल है तो A होगा DRT. अगर वो कॉर्पोरेट वाला है तो A होगा NCLT. इसीलिए यहां पे NCLT नहीं लिखा, यहां पे लिखा AA. इट कुड बी DRT, इट कुड बी NCLT. एप्लीकेशन टू A कौन कर रहा है? SBI. किसके अगेंस्ट में? कि हे NCLT है AA, वीडियोकॉन ने मेरे पैसे नहीं दिए. 14 दिन का समय लिया जाता है. NCLT भी चेक करेगा कि वाकई में सच में वीडियोकॉन ने इसके पैसे डुबाए हैं. अगर मैं अनिल अंबानी की केस देता हूं वापस से SBI कहां जाएगा? SBI जाएगा NCLT में. NCLT will take all 14 days to understand कि पैसे सही में है भी या नहीं भी. इट विल बी हाउ मेनी डेज? 14 डेज. 14 दिन लिए जाएंगे. उसके बाद 14 दिनों के बाद में दो खुलासे हो सकते हैं. एक तो हाँ, एक तो ना. अगर NCLT को लगता है कि ये SBI सही कह रहा है then the case will be accepted, otherwise it will be rejected, maybe for any of the reason, maybe because of the lack of document, maybe because of the lack of evidences.
for which 7 days more can be given to SBI to produce all such documents which was not produced before. समझेंगे और समझेगा. Who is going to submit the document? SBI. Who is going to accept it? NCLT. How many days will be taken? 14 days. What will be the result? It will be accepted or rejected. Reject होने के बाद में SBI को बोला जाएगा आखिर क्यों ये रिजेक्ट हुआ है और जिस कारणों से रिजेक्ट हुआ है 7 days further will be given to SBI to provide all those documents. चलो मान लेते हैं एक्सेप्ट हो जाता है. अब क्या होगा? इस दिन से लेकर 180 दिन के वक्त को कहा जाता है CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस. आई होप ये समझ में आ रहा. ये ऐसा चार्ट आपके सामने मैंने बनाया हुआ है. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एंटायर चैप्टर. दिस एंटायर चैप्टर आई कैन सी 75% से ज्यादा का जो चैप्टर है वो इस चार्ट के ऊपर निर्भर है. इसको समझे पहले, उसके बाद में क्या होगा. एक बार केस एक्सेप्ट होने के बाद वॉइस इश्यू. अब क्या वॉइस इश्यू हो गया यार. जब भी पढ़ाने का जोश आता है लोग वॉइस इश्यू बोलते. अरे सब सही है या कुछ प्रॉब्लम है? सही है ना सब? रिप्लाई कर दो. जिंदगी में रिप्लाई तो कर दो बच्चों. सब सही है. ओके. उसके बाद यहां पे इस इंफॉर्मेशन को SBI is not the only creditor of the Videocon. There could be many other creditor of the Videocon. आपको लगता नहीं ये इंफॉर्मेशन है SBI ने तो समझिए बिकॉज SBI ने अप्लाई किया है. SBI के अलावा और भी जो क्रेडिटर होंगे ये इंफॉर्मेशन उनको भी बोलना जरूरी है. इसलिए NCLT उन सबको भी इंफॉर्मेशन करता है कि ऐसा हुआ है. पर तुरंत ही उसके बाद में एक IRP को, उसको कहते हैं इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया था. क्या बोलते हैं उसको? IRP, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज बीइंग अपॉइंटेड. क्या करता है वो 30 दिनों के अंदर क्या करना होता है उसको? वो क्या करता है? पहले तो पब्लिक अनाउंसमेंट करता है जिसमें बोलता है मैं आ गया हूं, आज के बाद में वीडियोकॉन कंपनी को बचाने के लिए मैं आया हूं. जिसको पब्लिक अनाउंसमेंट करता है और वहां पर लिखता है कि जो क्रेडिटर जिनको ऐसा लगता है ना कि उनको वीडियोकॉन से पैसे लेना है ना वो सब लोग मुझे इंफॉर्म करे कि आपके पैसे है. मैं वेरीफाई करूंगा कि किस किस के पैसे वैलिड है. अब IRP इज गोइंग टू इनवाइट ऑल द क्रेडिटर्स of the Videocon. They would be submitting the claim to IRP. IRP will be verifying the claims. और जिन लोगों की क्लेम सही निकलेंगे उन सभी का बना दिया जाएगा एक COC. देखो यहां पे लिखा है पब्लिक अनाउंसमेंट की. देखो अपॉइंटमेंट ऑफ IRP हुआ. किसने अपॉइंटमेंट किया? NCLT ने अपॉइंट किया. पब्लिक अनाउंसमेंट वो करता है कि मैं आ गया हूं. जिन जिन के पैसे होंगे वो सभी लोग मुझे बता दें कि आपके पैसे हैं. फिर जिन लोगों के पैसे हैं और वो वेरीफाइड हो गए तो उन सबका मिलाकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा COC यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर. COC यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर. बिकॉज कंपनी के ओनर भाई और बहनों, अभी कंपनी के ओनर कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है. बिकॉज वो लोगों ने कंपनी को बर्बाद कर दिया है तो कंपनी वो क्यों चलाएंगे? अभी तो हमें नए लोग चाहिए जो कंपनी को चलाएंगे. नाम तो सुना होगा COC. क्या है? COC यहां पे. उसके बाद ये पूरा जो काम है COC का गठन होने तक का जो सारा काम है ये 30 दिनों के अंदर IRP ने खत्म करना चाहिए. Once the IRP is appointed within 30 days उसने पब्लिक अनाउंसमेंट भी करना चाहिए, क्रेडिटर को बोलना भी चाहिए, क्रेडिटर का क्लेम भी वेरीफाई करना चाहिए, COC कमेटी का गठन भी करना चाहिए. ये सारा काम IRP ने 30 दिनों के अंदर खत्म कर देना चाहिए. जिस दिन से भाई और बहनों, जिस दिन से COC का गठन होगा जिस
जिस दिन से सीओसी का गठन किया जाएगा, विद इन 7 डेज उनका मीटिंग लिया जाता है। विद इन 7 डेज उनका मीटिंग लिया जाएगा और उस मीटिंग में फैसला होगा कि यही जो आईआरपी है ना वो आरपी रहेगा या इसके बदले में किसी और को आरपी लाया जाए। सही, आरपी और आईआरपी में फर्क क्या है? आईआरपी इंसॉल्वेंसी नहीं, आईआरपी और इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि वो एक नया लाता है, सिर्फ उसका ड्यूरेशन 30 दिन तक का होता है। अगर वो वाकई में से ही अच्छा काम करेगा तो उसी को ही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना देंगे, और अगर वो अच्छा नहीं होगा तो क्या करते हैं सीओसी वाले इन्फॉर्म करते हैं, हे आईबीबीआई नहीं, हे एनसीएलटी, आपने जो आईआरपी हमें भेजा था वो हमें आरपी बोलकर एक्सेप्टेड नहीं, बिकॉज वो अच्छा नहीं है। क्या आप एक काम करोगे, क्या आप हमें दूसरा आरपी दोगे? क्योंकि ये बंदे में वो कैलिबर नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी का ये बंदा जुगाड़ कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, 20-30 हजार करोड़ के वैल्यूएशन है, तो ये आदमी इतना छोटा है, ही विल नॉट बी एबल टू डू प्रॉपर वर्क। इन दैट केस it will be demanded from NCLT that please send somebody else. Then NCLT will report to the IBBI, because IBI के पास में IBBI इसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है जैसे ICI करता है। ICI के पास जैसे CA बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वैसे IBBI के पास में RP बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर उनको लगता है कि ये बंदा सही नहीं है तो NCLT को बोलेंगे, NCLT IBBI को बोलेगा और IBBI आपके लिए दूसरा RP भेजेगा। जरा देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है। मीटिंग में 2 खुलासे होंगे, एक तो इसी आईआरपी को आरपी बना देंगे, यहां पे लिखा है, या फिर रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट के लिए किसको बोलेंगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी एनसीएलटी को बोलेंगे। एनसीएलटी किसको बोलेगा? आईबीबीआई को बोलेगा, और आईबीबीआई 10 दिन के अंदर दूसरे आरपी को भेजेगा। यहां पे लिखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, कम ऑन चेक इट आउट गाइस। उसके बाद में यहां तक जितना हुआ है एक बार रिकॉल कर ले। ओके, सब सही चल रहा है? ओके एवरीबॉडी, लेट्स डू इट, कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट। वापस एक बार रिकॉल करते, क्या क्या हुआ था। अगर मान लीजिए एसबीआई को लगता है वीडियोकॉन ने मेरे पैसे ड्यू डेट पे नहीं दिए, उसी दिन से वो जा सकता है कहां पे? एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी विल टेक हाउ मेनी डेज? कम ऑन बोलो यार मेरे साथ में। एनसीएलटी ने कितने 14 दिनों के अंदर बताएगा ये केस एक्सेप्टेड है या नहीं है। एक्सेप्ट नहीं हो तो 7 दिन का वक्त और दिया जाएगा कि भाई साहब एक काम करो ना, उस डॉक्यूमेंट को दे दो ना जो डॉक्यूमेंट कम थे। और अगर मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो तो क्या होगा? ये डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद में, एक्सेप्ट होने के बाद में आईआरपी को अपॉइंट किया जाएगा। 30 दिनों के अंदर आईआरपी ने 30 दिनों के अंदर कौन से काम करना चाहिए? उसने अपने अनाउंसमेंट करना चाहिए कि मैं आ चुका हूं, जिन जिन क्रेडिटर्स का पैसा वो मुझे बताएं। सारे क्रेडिटर्स उसको सबमिट करेंगे, वो वेरीफाई भी करेगा, और क्या बनाएगा? एक बनाएगा सीओसी। जिन जिन क्रेडिटर्स का पैसा सच में क्लेम एक्सेप्टेड हुआ उनका सबका मिलाकर एक गठन बनाएगा, इसको बोलते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। और जिस दिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ये सारा काम 30 दिन के अंदर होना चाहिए, पर एक बार सीओसी बन गया ना, विद इन 7 डेज उसका मीटिंग लिया जाएगा। मीटिंग में 2 फैसले होंगे, इस आईआरपी को ही आरपी बनाया जाए या फिर इस आईआरपी के बदले किसी और को बनाया जाए। अगर किसी और को बनाने की बात आती है तो दिस इंफॉर्मेशन शैल बी सेंट टू वेयर? एनसीएलटी, यानी कि ए को बोला जाएगा। एंड देन ए करेगा क्या? ए क्या करेगा? will send this information to IBBI and IBBI will appoint a new RP and it will be sent to the company. I hope यहां तक ठीक है। अब बच्चों करना क्या है? कंपनी को मारना है कि तारना है? दोस्तों ये पूरा चार्ट 1 से लेकर 32 सेक्शन कवर करता है, यानी कि दिस चार्ट इज नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर सेक्शन, इट इज अबाउट 32 सेक्शन। अगर ये चार्ट आपको समझता है तो दोस्तों आपके 32 सेक्शन कवर हो जाएंगे। इस पूरे चैप्टर में जो पीपीटीज और जो चार्ट मैं यूज कर रहा हूं वो जनहित में जारी होंगे, उसको सेपरेटली आपको मेरे ही टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो अभी आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये सारे के सारे जो चीजें यहां पे लिखे हुए, इट विल बी सेपरेटली अपलोडेड ऑन टेलीग्राम चैनल। ओके 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 ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कम ऑन, हैविंग वेटेज ऑफ 10 to 12 मार्क्स, कम ऑन, चेक इट आउट गाइस, कम ऑन। अभी हम लोग 2.5 घंटा और बैठेंगे, बहुत कुछ कवर करेंगे दोस्तों। आगे बात करेंगे ये क्या है? सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, व्हाट इज दिस? दोस्तों इस पूरे चैप्टर में मारने की बात चल रही है, तारने की। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ मुझे, अभी बताओ, कौन बताएगा मुझे? इस यहाँ पे चैट पे बताओ भाई, आज क्या चल रहा है? मारने का काम चल रहा है।
अरे आप मुझे बताएं दोस्तों, ये मारने का काम चल रहा है, तारने का काम चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लीज सभी लोग बताएं, बच्चों चैट तो करें, रिप्लाई तो दे। तारने का चल रहा है। कुणाल सोनी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेबी। शिवानी, तारने का आ रहा है, समझ में आ रहा है, तारने का बिल्कुल। ऐसा किसका नाम है? फैमिली टैबलेट, ऐसा कैसा नाम हो सकता है? कोई बात नहीं। अखिल उस्ताद है वो, उस्ताद बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तारने का, पूर्वी जैन, हम सो प्राउड ऑफ यू बेबी। तारने का चल रहा है। आशिकी, रजा खान, नहीं आशिक आपका नाम है, बढ़िया है आशिक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तारने का बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। ये तारने का चल रहा है, कंपनी का मारने का नाम ही नहीं है। जब ये सेक्शंस के प्रयास के बाद भी कंपनी नहीं तरने जाएगी, नहीं कम बैक करेगी, नहीं रिजॉल्व होगी, उसके बाद में मार डाला। अभी मारने की बात ना करो, अभी तो तारने की बात करो भाई और बहना। आपको आगे बढ़ना होगा। सर अभी का प्लान तो बनाया नहीं। अरे भाई साहब, प्लान बनाएगा कौन? अभी तो आरपी जो अपॉइंट हुआ है ना, वो एक इंफॉर्मेशन क्या करेगा, मेमोरेंडम बनाएगा। यानी कि दोस्तों हर कोई कंपनी जब मरने, जो पैसे नहीं देती, उस कंपनी के बहुत सारे क्रेडिटर्स, बहुत सारे डेटर्स, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे ब्रांचेस, न जाने कितने दुनिया भर का बिजनेस होता है। उस बिजनेस को समझना जरूरी है। किसी बिजनेस के तारने का प्लान करने से पहले उसके बिजनेस को समझना बेहद जरूरी है। उस बिजनेस को समझ के आरपी बनाता है एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टू अंडरस्टैंड द बिजनेस की इन डेप्थ जानकारी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में होती है। और आपको मालूम है उसके बाद में क्या होता है? विथ द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, द पर्सन हु हैज मेड एन एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेंट होता है, एप्लीकेंट कौन था अपने केस में? एसबीआई को बोला था, हे एसबीआई, ये रही बिजनेस की सारी संपूर्ण जानकारी, आप बताइए बिजनेस को तारेंगे कैसे? क्या है आपके पास कोई प्लान ताकि कंपनी को कम बैक करवा दे? अंडरस्टैंड करो गाइस, अंडरस्टैंड बेबी व्हाट आई एम सेइंग, अंडरस्टैंड। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कौन बनाएगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा आरपी। आरपी क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को देगा एसबीआई के पास में। एसबीआई क्या बनाएगा? एसबीआई बनाएगा एक रिजोल्यूशन प्लान। तो एसबीआई ने बनाया हुआ रिजोल्यूशन प्लान कौन चेक करेगा? ऑब्वियसली आरपी बोलेगा, लाओ एक बार मुझे भी चेक कर दो कि आपके हिसाब से कंपनी ने कैसा काम करना चाहिए आने वाले समय में, ताकि कंपनी कम बैक करेगी, कंपनी अच्छा काम करेगी, कंपनी क्रेडिटर्स का सारा पैसा वापस लौटा पाएगी। इसका प्लान कौन बनाएगा? इसका प्लान बनाएगा एसबीआई। एसबीआई प्लान बना कर देगा आरपी को, और उसके बाद में आरपी को अगर अच्छा लगता है, दिस प्लान विल बी सेंट टू सीईओ व्हाट इज दैट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विल चेक दिस प्लान। अगर उनको भी अच्छा लगता है, दिस प्लान विल बी सेंट टू एनसीएलटी एंड एनसीएलटी विल वेरीफाई। एनसीएलटी क्या करेगा? एनसीएलटी विल वेरीफाई कि प्लान सच में दम वाला है, ये प्लान में दम है भी या नहीं। प्लान में दम होगा तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर इस प्लान में दम नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। दोस्तों प्लान एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब यह होगा कि आने वाले कुछ सालों तक इस प्लान में बताए हुए दिशा के हिसाब से, इस प्लान में दिखाए हुए गाइडेंस के हिसाब से कंपनी करेगी काम। कई लोगों की गलतफहमी हो रही कि प्लान बन गया मतलब पैसे मिल गए। अरे नालायक हो, ऐसा सोच कैसे सकते हैं? अभी तो मोरेटोरियम चल रहा है, कंपनी में कोई हलचल नहीं है, कंपनी की कमबैक का सिर्फ प्लान बना है। क्या प्लान बनाने से सीए पास हो जाते हो, या प्लान बनाने के बाद पढ़ाई भी करना होती है? दोस्तों अभी तो सिर्फ प्लान बना है, इस प्लान के मुताबिक आने वाले कई सालों में कंपनी वैसा काम करेगी। वैसा काम कर करके एसबीआई जैसे लोगों को पैसे लौटाए जाएंगे। समझिए, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्लान वर्केबल नहीं था, कोशिश करी फिर भी नहीं हुआ, लिक्विडेशन हो सकता है। यहां पे एनसीएलटी उसको रिजेक्ट कर दे। एनसीएलटी बोल सकता है ये प्लान क्या प्लान बना रहे हैं कि ये प्लान वर्केबल है, इस प्लान के हिसाब से कंपनी कभी भी कम बैक नहीं कर सकती है। एक काम करो, ये प्लान में टाइम पास मत करो, अभी कंपनी को मार डालो और जितने पैसे मिल रहे हैं ना, आज से बेच के सारे क्रेडिटर्स बांट के ले लेना। सेक्शन 53 में लिखा है उसके हिसाब से।
क्योंकि सेक्शन 53 में सीक्वेंस दिया हुआ है, कौन से लोगों को पहले मिलेगा, कौन से लोगों को बाद में मिलेगा, कौन से लोगों को उसके बाद में मिलेगा, इसकी सारी जानकारी सेक्शन नंबर 53 में लिखा है, जिसमें हम लोग जो हायरार्की। ओके, तो बताएंगे मेरे दोस्तों ये कितने सेक्शन की बातें हमने करी है? जरा आंसर आपका आने दो जरा चैट बॉक्स में, कितने सेक्शंस की बातें हैं? दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 टिल व्हाट? ये पूरा चार्ट कितने सेक्शन को बयां कर रहा है? 32 तक के सेक्शन को बरा, 1 से लेके 32 तक के सारे सेक्शन इसमें आ गए। बताएंगे कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको मैंने अब तक इस पूरे चार्ट में नहीं बताई? वो है 180 दिन। आप मुझे बताओ ये 180 दिन कहां से चालू हो रहा है, कहां खत्म कर रहा है? 180 दिन है क्या? कौन जवाब देगा? देखते कौन से लोग इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ रहे थे। व्हाट इज दिस 180? क्या है ये? और 180 डेज का निर्बंध लगाया क्यों? क्या है ये 180 डेज? देखते कौन जवाब देगा। 180 डेज है क्या? अच्छा ये सीआरपी है। 180 डेज है क्या भाई? किस चीज के 180 डेज है? कहां से चालू होते हैं, कहां खत्म होते हैं, क्या करना होगा 180 दिन में? शिवानी कह रही है 180 दिन में रिजोल्यूशन का प्लान बन जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, आप जीते पूरे 7 करोड़ रुपए। शिवानी जी बहुत बहुत आपका अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई है आपको, आप जीतते हैं 7 करोड़ रुपए। फैमिली टैबलेट कह रहा है टाइम टू मेक रेजोल्यूशन। क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूं भाई और बहना? आप एक जवाब दे रहे हो 180 दिन का टाइम लिमिट दिया क्यों नहीं 2 साल, क्यों नहीं 4 साल? Why only 180 days? Why only it is a 180 days? मतलब 6 months का टाइम क्यों दिया? आखिर क्यों इतना क्यों निर्बंध लगा रहे हो भाई साहब? राहुल नहाता कह रहा है स्पीडी मैकेनिज्म के लिए, स्पीडी रिकवरी। बिल्कुल प्रवीण गुप्ता भी सही कह रहे हैं, लाइबा सही कह रही है, फैमिली टैबलेट सही कह रहा है, जयंत। ट्राई टू अंडरस्टैंड सच रेस्ट्रिक्शंस आर नॉट इम्पोज्ड। तो प्लान कोई 4 साल, आप जानते हो आप इंडिया में रह रहे हो बॉस, इंडिया में आप जानते हो इंडिया है ये। If such time limit is not given, no, people will enjoy their time limit. They may complete this in 4 years. Understand करो, वो आदमी परेशान है जिसको पैसे लेना, he wants money on immediate basis. अगर ये उसको पैसे नहीं देगा ना, तो वीडियोकॉन तो दिवाला निकला ही था, वीडियोकॉन का तो दिवाला निकला ही था, अगली बार दिवाला SBI का भी निकलेगा। Try to understand the importance। जिस बंदे ने बनाया ना, he was very smart, he knew what can happen in India. Okay, now tell me what is that, from where 180 days? यानी कि जिस दिन से एडमिट किया था और जिस दिन से प्लान एक्सेप्ट किया, द ड्यूरेशन, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं CRP, एंड ड्यूरेशन ऑफ CRP कैन नॉट बी मोर देन 180 डेज, यानी कि लगभग 6 महीने। ओके ओके ओके, अब बताइए 90 डेज के बारे में क्या लिखा है? क्या लिखा है 90 डेज के बारे में? कभी हालात आप जैसे देख रहे हो, कोविड जैसे हालात में आप जैसे लोग तो अच्छे से समझ सकते हो, अब ये इंसान की जिंदगी में कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस केस में 90 days more are given to complete this process. Okay, this is not restricted to 180 days. You can further get 90 more days, यानी कि 180 plus 90 days, यानी कि 270 days. But 90 days can be extended only if the COC will make an application to NCLT. Hey NCLT, please 90 दिन और बढ़ा दो ना। 180 days में हम लोग कुछ नहीं कर पाए, प्लान तो बना ही नहीं पाए, क्योंकि कोविड ही 3-4 महीने का छुट्टी लेकर आया था, हमारे एम्प्लॉयज तो काम पे ही नहीं आए थे। दुनिया की प्रॉब्लम चल रही भाई, इंसान के जीने का भरोसा नहीं है, कोविड चल रहा है। नॉट ओनली कोविड बट इन एनी जेन्युइन केस यू कैन गेट एन एक्सटेंशन ऑफ 90 more days, यानी कि 270 दिन में प्लान बनना ही चाहिए बॉस। बट आजकल एक नई चीज आई, एक अमेंडमेंट आया। क्या बोला मैंने?